इतिहास गवाह है, इंसान जहां जहां जाता है जुर्म उसका पीछा करते करते पहुंच ही जाता है। राइट इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप राइट डिसीजन ले पाते हो। एक डिटेक्टिव की जिंदगी कैसी होती होगी? केस ऑलरेडी ना उनके दिमाग में एक्सपोज हो चुका था। 6-7 आदमी ना आगे खड़े हो गए मेरे चारों ओर। 4-5 बाइकर्स और थे। हमारी गाड़ी की तरफ लाठियां लेके आए और गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दिए। तलवार हमेशा लटकते रहती है एक डिटेक्टिव की गर्दन के ऊपर। ट्रू, वेरी ट्रू। रेडिंग पार्टी डिसाइड हो गई क्राइम ब्रांच से कि भाई रेड ये पार्टी जाके करेगी। आप दूर खड़े रहना। जैसे ही मटेरियल आ जाएगा मेरे हाथ में, मैं आपको इशारा कर दूंगा, ऐसे अपना फेस पोंछूंगा रुमाल से। इतने में वहां से ट्रक जा रहे थे बीच में से। तो ट्रक जा रहे थे, वो सड़क के अक्रॉस खड़े थे, वो देख ही नहीं पाएंगे मैं पसीना अपना पोंछ रहा हूँ। तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि दैट दे आर गोइंग टू किल। वहां पर आप ही अब थ्रेटेंड। फोटोग्राफ में बड़े डीप मार्क्स से, डीप वुंड्स, ऐसे और ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, वी शेप में ऐसे निशान जा रहे थे। वो एक केस ऐसा भी, इसमें रिग्रेट भी बहुत होता है। काश ऐसा होता कि मैं इसको रिवील ही ना करता ये बात। वो पर्सन जस्ट एक्सपायर्ड इन 1 वीक। कौन कहता है कि डिटेक्टिव का दिल नहीं होता? धोखा, फरेब, विश्वासघात, इन्हीं इंसानी फितरतों से बुनकर बनती हैं जुर्म की कहानियां। और इतिहास गवाह है, इंसान जहां जहां जाता है जुर्म उसका पीछा करते करते पहुंच ही जाता है। इंडिया में हर दिन कई छोटे से लेकर बड़े क्राइम के केसेस सामने आते हैं और इन केसेस को समझने के लिए नजर चाहिए होती है, एक जासूस की, एक डिटेक्टिव की। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही रियल लाइफ डिटेक्टिव मौजूद हैं जिन्होंने अपने 28 साल के करियर में इंडिया के कई हाई प्रोफाइल केसेस सॉल्व किए हैं। 2025 के बेस्ट डिटेक्टिव के अवार्ड से इन्हें नवाजा गया बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एंड द एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स इंडिया। हमारे साथ में है स्ल्यूथ्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नमन जैन। नमन भाई, मोस्ट अवॉर्डेड डिटेक्टिव इन इंडिया, 28 years इन द बिजनेस, एक रियल लाइफ डिटेक्टिव भास्कर बोस एक रियल लाइफ डिटेक्टिव का स्वागत करता है। थैंक यू वेरी मच। याद आता है 28 साल पहला का वो पहला केस जब शुरुआत हुई थी और आपने चूज किया ये प्रोफेशन अपने लिए? भास्कर सी, 28 ईयर्स इस प्रोफेशन में कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है कि अभी तो मैं डिटेक्टिव बना था, अभी तो 28 साल कैसे हो गए पूरे पता भी नहीं चला। लाइक इट्स सच अ फास्ट मूविंग प्रोफेशन। आपकी लाइफ इतनी थ्रिलिंग और इतनी मिस्टीरियस हो जाती है ना कि आपको लगता ही नहीं टाइम कैसे बीतता है। 24 घंटे ऐसे बीत जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि 24 घंटे में 48 घंटे होने चाहिए थे। हम थ्रिलर की दुनिया के लोग हैं और यही सोचते हैं कि एक डिटेक्टिव की जिंदगी कैसी होती होगी। ट्रू ट्रू। तो आई जस्ट एक्सप्लेन यू टुडे, आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट अस टुडे। श्योर, गो फॉर इट। ओके, सो 28 साल पहले व्हेन आई बिकेम अ डिटेक्टिव, मेरे अंदर बचपन से तो था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है दुनिया से, मतलब। और मेरे अंदर ना इन्वेस्टिगेटिव स्किल शुरू से थी। मेरे सारे फ्रेंड्स जितने भी थे कॉलेज में, स्कूल में, कोई भी अगर किसी प्रॉब्लम में फंसता था ना तो उसको पता था कि नमन इज वन पर्सन हु कैन सॉल्व दिस। उन्होंने मेरा नाम पता क्या रखा था हिंदी में? जुगाड़ू। और आप दिल्ली से हैं? और मैं दिल्ली से हूँ। तो दे ऑलवेज न्यू कि अगर कोई चीज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो गो टू नमन, ही विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। वो कुछ भी करे, कहीं से भी करे, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और मैं बड़े अनकन्वेंशनल मेथड्स यूज करता किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैथमेटिक्स में बड़ा अच्छा था, मैं ऑलवेज यूज्ड टू सिक्योर 100%। सो मे बी मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ना वो मैथमेटिशियन होने के नाते मेरे दिमाग में ही थी। एब्सोल्युटली राइट। सो I wanted to, do something different. Or detective was something that I always aspired to become because of my, inner voice that used to come from inside. तो फिर जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पास करने के बाद, I did BCom honors and then I did my course from UK and then I became private detective in India. You actually went to UK to study to be? Yes, I did a diploma course from UK. In private investigation? In private investigations, yes. How could you choose that? मतलब मेरे बहुत सारे मित्र हैं, जैन साहब हैं, हम इंदौर के रहने वाले हैं। ज्यादातर लोग या तो स्टॉक मार्केट में उतरेंगे या बिजनेस में उतरेंगे। When you chose to be a investigative journalist, a detective, what was the reaction of your family and everyone? See, I tell you that initially तो ना सब मजाक उड़ाते थे। हाँ। ठीक है, डिटेक्टिव मतलब लोग ऐसे बिहेव करते थे, जिसको भी पता था ना आई एम अ प्राइवेट डिटेक्टिव, ठीक है, दे यूज्ड टू मेक फन, दे यूज्ड टू लाफ। सबसे पहले ना लोगों के चेहरे पे स्माइली आती है डिटेक्टिव। और आज की डेट में इतना फास्ट ग्रोइंग प्रोफेशन है, इट्स राइजिंग एट द रेट ऑफ 30% per annum, right? And this profession is widely spreading. All the corporates, politicians, bureaucrats, even judges are using private detectives for their personal needs and official needs.
राइट? सो इट हैज बिकम क्वाइट रैम्पेंट नाउ, और अक्रॉस द ग्लोब आप देखो ना, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग, कहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है, एंड कहाँ पे ये प्रोफेशन ग्रो नहीं कर रहा है. इंफॉर्मेशन इज समथिंग दैट एवरीवन नीड्स. जहां पर भी आदमी स्टक होता है ना, सी आपके लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना हो आपको, एनी डिसीजन दैट यू वांट टू टेक इन योर लाइफ, व्हाट यू नीड इज टू टेक द डिसीजन इज द इंफॉर्मेशन. राइट इंफॉर्मेशन के बेस पे आप राइट डिसीजन ले पाते हो. बिल्कुल. ठीक है, एंड लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग राइट डिसीजंस. बिल्कुल. ठीक है, जितने भी लोग आज बड़े बने हैं ना, they have always been taking right decisions. ठीक है, and this is where we are of help to people to make them make right decisions with the right information. With the right information, जो कि is the value of gold right now, because definitely वो सही information किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी profession के बारे में, it's so important. It's very important. So take me back again, once again, when you decided to go to UK to study to be a detective. What was the course like? How? It was the course from Institute of Forensic Sciences, a private investigators course where we used to learn various skills being a private investigator. And I remember the first case that we did being a private investigator. तो first few cases में से था ये. तो first 5 cases में, अच्छा इंडिया में ना जब आप यंग होते हो, लाइक 28 years बैक, आई वाज जस्ट 22 years, राइट? सो 22 years की एज में आपका ना खून गर्म होता है थोड़ा सा, आपके अंदर जोश बहुत ज्यादा होता है, आप कुछ भी रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हो, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से ज्यादा जोश से काम करते हो कि मुझे ये करना है. तो एक ऐसे ही जोश में मैंने एक केस किया था जी, और ये मेरी जिंदगी का सबसे पहले केसेस में से एक है. हम एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे. ये कंपनी जो थी मेडिसिन बनाती थी, राइट? सो इनकी एक मेडिसिन की काउंटरफीटिंग हो रही थी. मेडिसिन की सेल बड़ी जबरदस्त थी जी, राइट? एंड मैं उसका नाम नहीं ले रहा, बड़ी पॉपुलर मेडिसिन थी वो. अभी भी जो है, अगर मैं नाम लूंगा तो लोग पहचान जाएंगे. हालांकि इसका जो सॉल्ट है 2013 में इंडिया में बैन हो गया, राइट? सो बट देन उससे पहले इट वाज अ वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग मेडिसिन इन इंडिया. तो क्या था कि ये कंपनी हमारे पास आई कि हमारी जो है काउंटर फिटिंग हो रही है और नकली माल बन रहा है. उन्होंने हमारे को सैंपल्स प्रोड्यूस किए. सैंपल जो उन्होंने प्रोड्यूस किए वो एक कैप्सूल था, बेसिकली इट वाज अ पेन किलर कैप्सूल जी. तो उन्होंने जो एक्चुअल कैप्सूल प्रोड्यूस किया और जो डुप्लीकेट कैप्सूल प्रोड्यूस किया, दोनों एग्जैक्टली सेम थे. बट जब कैप्सूल को खोलो और जब उसमें सॉल्ट निकालो, तो जो एक्चुअल सॉल्ट था वो तो पाउडर की तरह निकलता था, और जो वो वाला सॉल्ट था वो स्टिकी होता था, स्टिकी निकलता था. तो मैं पूछता ये सॉल्ट क्या है, कहते दिस इज लो क्वालिटी एस्पिरिन जी, राइट? एंड नकली मेडिसिन बनाना इज वेरी सीरियस, यू नो, यू आर प्लेइंग विद पीपल्स लाइफ, एब्सोल्युटली, राइट? सो इस पे भी माफियाज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? तो मैंने केस बुक कर लिया, राइट? सो आई सेड माफियाज इन्वॉल्व होते हैं तो होते हैं, कोई बात नहीं, वी आर ओवर देम. अब केस बुक करने के बाद आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग. अब दिल्ली में देयर इज अ मार्केट नोन एज भगरत प्लेस मार्केट, वहाँ पे सारा मेडिसिन का काम होता है जी. तो 28 साल पहले मैंने उस मार्केट में रिसर्चेस करनी शुरू करी कि कहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है. तो बड़ी सारी जगहों पे चेक किया, तो आसानी से देते नहीं जब तक आपका ना पीछे से बेस ना हो, आप केमिस्ट हो, आपको वो लोग जानते हो, बिल्कुल, तो नकली माल देते नहीं आसानी से. तो फिर हमने विजिटिंग कार्ड छपवाए कि हमारे केमिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं. एक हमने कंपनी भी फॉर्म कर दी उस टाइम पे दिखाने के लिए हम केमिस्ट हैं जी. तो हमने जाके उनको कार्ड्स वगैरह दिए अपने. अच्छा, उसमें क्या होता था कि उस टाइम मोबाइल फोन होते नहीं थे, तो कार्ड के ऊपर लैंडलाइन नंबर लिख के देना होता था. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं एसटीडी बूथ था, पीसीओ था जी. उस पे जाके मैं बातें करता था बहुत, ठीक है? सो उस एसटीडी बूथ से जो है ना मेरे खास अच्छे ताल्लुकात थे. मैंने उससे कहा कि तू अपना मुझे एक लैंडलाइन नंबर दे दे, आई विल पुट दैट नंबर ऑन द विजिटिंग कार्ड. बहुत अच्छे. मैंने वो विजिटिंग कार्ड पे लैंडलाइन नंबर लिख दिया जी. अच्छा, मैंने वहाँ पे जाके लोगों को प्रेजेंट करना शुरू किया. तो उसमें से ना एक बड़ी छोटी सी दुकान थी. तो हम जब ऐसे मांगते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमें सस्ता मटेरियल चाहिए, हमें एक्सपोर्ट करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है. तो उस तरीके से हमने उससे सस्ता मटेरियल मांगा. सस्ता मटेरियल तो ऑब्वियसली डुप्लीकेट ही होगा जी. डीलर प्राइस से कम पे डुप्लीकेट ही मटेरियल मिलेगा या चोरी का मिलेगा, दो ही तरीके हो सकते हैं. बिल्कुल. तो वो हमारे को देने के लिए मान गया. अच्छा, उसने एक बार सप्लाई किया, हमने उसको पैसे दे दिए. फिर दूसरी बार सप्लाई किया, हमने फिर पैसे दिए. तो हमने ना इंक्रीजिंग क्वांटिटीज में उसे लेना शुरू कर दिया, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए. अच्छा, पहली बार में नहीं धरा आपने उसे? पहले बार में नहीं, पहले ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए लिया. हमारा ऑब्जेक्टिव वो था ही नहीं रिटेलर, हमें रिटेलर को पकड़ना ही नहीं था. बिल्कुल, छोटी मछली क्यों पकड़ना, हमें तो माफिया को पकड़ना था. वही हमारा टास्क था कि बन कहाँ पे रहा है, ठीक है? सो अब हमने क्या किया कि जब हम उससे परचेजेस करते थे, हमने उसके ऊपर एक्टिव सर्वेलेंस लगा दी कि इसको जब माल देने आता है उस दिन पे कौन देने आता है. हमने कई सारी ऐसे परचेजेस करी और धीरे धीरे हम क्वांटिटी इंक्रीज करते गए. जितनी क्वांटिटी वो अपनी शेल्फ में नहीं रखता था, उससे ज्यादा क्वांटिटी हम उसको ऑर्डर करने लगे, ताकि हम ये देख सकें कि ये क्वांटिटी को डिलीवर करने कौन आ रहा है.
फिर जब वो एक पर्सन एक डिलीवर करने आता था उसको, हमने उसको फॉलो किया। तो जब हमने उसको फॉलो किया तो हमने देखा कि वो दिल्ली के एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बुराड़ी। बुराड़ी, बिल्कुल राइट। वो बुराड़ी में छोटे 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 घरों के अंदर फैक्ट्रीज खुली हुई हैं, छोटे छोटे, एंड इट्स अ विलेज काइंड ऑफ एरिया पूरा, जो ना उस टाइम पे वहाँ पे इलीगल ये ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग का ही माफिया था। तो वहां पर हम उसको फॉलो करते पहुंच गए। हमने देखा एक छोटी सी बिल्डिंग में वो गया, छोटी सी बिल्डिंग में जाके अंदर जाके सेटल हो गया। अब हमारा टास्क था, हमारा ये पर्सन खत्म हो गया, हमारे को इस पर्सन कुछ लेना देना ही था, हमारा तो वो टारगेट हो गया। अब हमने क्या किया कि उसको टारगेट को कैप्चर करने के लिए मैंने थ्रू अ डिफरेंट चैनल, हमने पहले उसके बारे में पता किया, आस पड़ोस में उसका मोबाइल नंबर पता किया, सारी चीज़ें पता करी, उसके सारे कॉन्टैक्ट्स निकाले, किन किन से उसकी बातचीत है, फिर कॉमन रेफरेंसेस लेके मैं उससे जाके मिला। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे मटेरियल चाहिए उसी मेडिसिन का, और उसके बाद 3-4 मेडिसिन का भी मैंने उसको बोला कि मुझे इन सब मेडिसिन का मटेरियल चाहिए। तो वो देने के लिए मैं मान गया, उसने 3-4 मेडिसिन का मटेरियल मुझे दे दिया। फिर धीरे धीरे मैंने उससे क्वांटिटी इंक्रीज करनी शुरू करी। अच्छा, अब हमारा काम था रेड कराना, ठीक है, क्योंकि अब हमें पता चल चुका था यही मैन्युफैक्चरर है और यही इसने घर में अपनी फैक्ट्री खोली हुई है। पर ट्विस्ट कहाँ आया? ट्विस्ट ये हुआ कि जब हम इंक्रीजिंग क्वांटिटी में रेट कर रहे थे, ओ सॉरी परचेज कर रहे थे, हमने इधर कंपनी ने उसमें पुलिस में उसकी कंप्लेंट कर दी, मतलब एफआईआर लॉन्च करा दी। रेडिंग पार्टी डिसाइड हो गई क्राइम ब्रांच से कि भाई रेड ये पार्टी जाके करेगी। मैं डेकॉय कस्टमर था क्योंकि मैं उससे परचेज कर रहा था। अब मेरी जो है क्राइम ब्रांच से पहले मीटिंग हुई, क्राइम ब्रांच को जो है हमने डिसाइड किया कि भाई अब मैं जो मटेरियल परचेज करने आज जा रहा हूँ तो मैं लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल परचेज करने वाला हूँ आज, ठीक है। और हमारा इशारा क्या होगा, आप दूर खड़े रहना, जैसे ही मटेरियल आ जाएगा मेरे हाथ में मैं आपको इशारा कर दूंगा, ऐसे अपना फेस पोंछूंगा रुमाल से, ठीक है, और जब आप मेरा फेस पहुंचते हुए मुझे देखोगे ना तब आप आ जाना, रेड कर देना वहां पे। तो उन्होंने कहा ठीक है क्राइम ब्रांच ने कि हम ये ठीक है, हम ऐसे ही रेड करेंगे। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैं वहां पे गया, लेकिन अच्छा ट्विस्ट क्या हुआ कि पता नहीं पुलिस ने या किसी ने ना किसी की पार्टी ने उनको डिस्क्लोज कर दिया, टिप दे दी उनको कि आपके यहाँ आज रेड होने वाली है। अब मैं वहां पे गया, वो वहां पे प्रेजेंट थे, मैंने उनसे मटेरियल खरीदने की बात करी, ठीक है, लेकिन केस ऑलरेडी ना उनके दिमाग में एक्सपोज हो चुका था, तो उन्होंने मटेरियल नहीं दिया। लेकिन क्या हुआ कि 6-7 आदमी ना आके खड़े हो गए मेरे चारों ओर, और वो तो पूरे माफिया थे, ठीक है, और उनको, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं किसी के साथ आया हूँ, और ये नहीं पता था कि आप ही हैं वो, ये नहीं पता कि मैं ही हूँ, लेकिन वो शक तो था ही। तो उन्होंने कहा कि मेरे से और ज्यादा बातें करनी शुरू कर दी उन्होंने। अच्छा, उन्होंने पहले क्या किया था, जो मैंने आपको बताया ना, मैंने एक लैंडलाइन नंबर लिख के दिया था कार्ड के ऊपर, ठीक है, उन्होंने एसटीडी का, उन्होंने उस नंबर पे कॉल किया था टू वेरीफाई मी। वहां पे जब उसने कॉल किया तो जो एसटीडी का ओनर था उसको मैंने पहले से बोल रखा था, उसने कंफर्म कर दिया था कि हाँ ये मेरे ब्रदर का नंबर है, ठीक है, हम घर से बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस टाइम ना टेलीफोन की डायरेक्टरी होती थी 197 MTNL की, बिल्कुल 197 डायरेक्टरी से उन्होंने एड्रेस पता कर लिया था उसका, जब उनको टिप मिल गई थी और वो उस एसटीडी पीसी तक पहुंच गए थे तो वो देख लिया था ये एसटीडी पीसीओ का नंबर है। तो कवर ना ब्लो अप हो चुका था। अब वो 6-7 लोग इकट्ठे हो गए मेरे चारों ओर, 6-7 लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने जो है मेरे को एकदम से आगे घेर लिया और दे वर जस्ट अबाउट टू हिट मी। अब उस टाइम पे आप यंग एज होती है, आप सोचते नहीं हो सब चीज़ें कि ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके साथ। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैंने जो ना अपना रुमाल निकाल के ऐसे पसीना पोंछना शुरू किया कि मेरी हेल्प के लिए लोग आ जाएं। इतने में वहाँ से ट्रक जा रहे थे, बीच में से ट्रक जा रहे थे, वो सड़क के अक्रॉस खड़े थे, वो देख ही नहीं पाए कि मैं पसीना अपना पोंछ रहा हूँ। इतने में उन्होंने जो है 1-2 पर्सन जो थे उन्होंने मेरा कॉलर वॉलर पकड़ लिया वहाँ पे, और दे स्टार्टेड हर्लिंग अब्यूजेस ऑन मी। तो फिर लेकिन फिर भी फाइनली उन्होंने जो ना, एक क्राइम ब्रांच का जो ऑफिसर था उसने देख लिया कि मैं पूछ रहा हूँ, उसने एकदम से अलर्ट कर दिया। वो भागते हुए आए एकदम से सारे, जब भागते हुए उन 5-6 लोगों को सबको पकड़ लिया उन्होंने। 5-6 लोगों को पकड़ने के बाद उनके पास से पूरी वहाँ पे सर्चिंग करी, सब कुछ किया, वहाँ से तो कुछ नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही सारा मटेरियल छुपा चुके थे, बिल्कुल राइट। लेकिन वो क्या किया कि वो जो ना उन लोगों को उठा के लाए। जब हम पहले उनसे मटेरियल खरीद रहे थे उस टाइम पे हमने स्पाई कैमरास के थ्रू और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू उनके एविडेंसेस इकट्ठे करे हुए थे। ये हमारा बेस्ट पार्ट था, पुलिस को एविडेंस मिल गया, और एविडेंस के, और हमने जो नकली मटेरियल खरीदा था, नकली मटेरियल तो हमारे पास था ही फिजिकल उसकी, तो वो हमने प्रेजेंट किया हुआ था पुलिस को, तो उनके पास एविडेंसेस बहुत थे। वो उसके बेस पे उनको थाने लाया उठा के। जब थाने उठा के लाए, और थाने में तो आपको पता है पुलिस की जो क्वेश्चनिंग होती है उनके स्टाइल्स अलग ही होते हैं, ठीक है, तो वो भी दिल्ली पुलिस, हाँ, उन्होंने खूब अपने स्टाइल से उनसे इन्वेस्टिगेशन करी। फिर तो उन्होंने पूरी की पूरी चेन पकड़ ली, और जब क्राइम ब्रांच आई ना मुझे बचाने, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जितनी भी छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं बुराड़ी में, या फिर जो जितनी भी और फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे सारे खट करके शटर डाउन होने लगे, सारी दुकानें एकदम से बंद होने लगी। मतलब इट बिकेम सच अ बिग इशू इन दैट एरिया।
हाँ, बट वी साइलेंटली, वो क्राइम ब्रांच वाले भी स्ट्रांग थे, उन्हें आराम से बोला देखो हम तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहा बेटे, थाने चल, हम वहीं पर जाकर आराम से बैठ कर, कोई एग्रेसिवनेस शो नहीं करी वहाँ पे, कुछ नहीं किया, आराम से प्यार से, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आराम आराम से होगा सारा काम जी, आराम आराम से होगा करके उनके सारे के लिए तलाशी भी ले ली, उनको भी थाने ले आए, थाने में लाके एग्रेसिव हुए। तो गॉड, ये वाला जो केस था ना, दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट 5 केसेस दैट आई डिड in my career, and it was very dangerous case that time. Naman, how did you even continue to be a detective after that? किसी के साथ अगर ये पहले केस के अंदर ही हो जाए तो उसके बाद मेरे ख्याल से इतनी तो सिरहन दौड़ गई होगी शरीर के अंदर की लगा होगा मैंने ये प्रोफेशन क्यों चुना। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे इंसिडेंट्स एक नहीं हुए, ये तो मेरा इनिशियल इंसिडेंट था। ऐसे फिर इस प्रोफेशन में जब आप होते हो ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। तो आई कंटिन्यूड माय स्ट्रगल and here I am. Here you are, India's best detective. Yeah. Tell me something, Naman. कई सारे एक होते हैं प्राइवेट केसेस, लोगों की लाइफ से जुड़े हुए, रिश्तों से जुड़े हुए, शादी से जुड़े हुए, इश्क से जुड़े हुए, और दूसरे होते हैं कॉर्पोरेट केसेस. You've really tackled a lot of corporate cases. Lot of them. We are the pioneers of corporate espionage in the country. अब एक्सप्लेन कॉर्पोरेट एस्पियोनाज। सी देखिए क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स में ना अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स आती हैं आपके पास, और हर कॉर्पोरेट इज सफरिंग। मैं आपको बताऊं, इंडिया की एक भी ऐसी कंपनी नहीं होगी, इवन मल्टीनेशनल कंपनीज राइट विच आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच आर नॉट सफरिंग फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स। आज की डेट में सबसे इवॉल्विंग जो नया ट्रेंड चल रहा है दैट इज कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग। इंडस्ट्रीज बन गई हैं इसकी। लोग क्या करते हैं कि कॉर्पोरेट्स को ब्लैकमेल करने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट हो गए, कुछ एनजीओज हो गए, कुछ लॉयर्स हो गए, चार्ट अकाउंटेंट्स हो गए, कंपनी एक्स एम्प्लॉयज हो गए, जिनके पास कंपनी के सीक्रेट साथ लग जाते हैं, वो कंपनी से करोड़ों करोड़ों रुपए का ब्लैकमेल करते हैं, राइट। सो अब क्या होता है, अच्छा वरना कंप्लेंट्स फाइल करते रहते हैं, अलग अलग ईडी में फाइल कर देंगे, आपकी पीएमओ में फाइल कर देंगे, सेबी में फाइल कर देंगे, कंप्लेंट्स आपका जो जीएसटी में फाइल कर देंगे, इनकम टैक्स में फाइल कर देंगे, आपके शेयर होल्डर्स को आपके बारे में भेजते रहेंगे नेफेरियस कंप्लेंट्स, आपके इन्वेस्टर्स को भेजते रहेंगे। तो बेसिकली न्यूसेंस क्रिएट कर देते हैं एक कॉर्पोरेट के लिए कि वो रन ही ना कर पाए, सिर्फ इस न्यूसेंस में ही फंसा रहे। यार ये फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉइज करते हैं एनजीओज, आरटीआई एक्टिविस्ट, माफियाज बन गए हैं इसमें भी। किस किस्म के केसेस आपने हैंडल किए हैं, सम थिंग्स दैट जिसने आपको भी शेक कर दिया कि यार ये कैसे हो गया? देखो कॉर्पोरेट केसेस में ना इतनी सारी तरीके डिस्कवरीज होती हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि दिस डिस्कवरी वाज नेवर एवर एक्सपेक्टेड। हमने एक ऐसे कॉर्पोरेट का केस किया। अब ये जो कॉर्पोरेट था, इन्होंने आईपीओ अपना लॉन्च किया जी। आईपीओ वाज लॉन्च्ड एट एन एक्स प्राइस। बहुत अच्छे कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूं, सब जानते हैं, हिंदुस्तान का बच्चा उस कॉर्पोरेट को जानता है, बट आई कैन नॉट नेम देम। नो एब्सोल्युटली, मैजिशियन नेवर शेयर्स हिज सीक्रेट्स एंड डिटेक्टिव नेवर रिवील्स हिज क्लाइंट्स, आई अंडरस्टैंड। तो उनका शेयर एक प्राइस पे मार्केट में लॉन्च हुआ जी। अब विद इन अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स उनका जो शेयर प्राइस है इट रिमेंड ओनली 20%, 80% का डाउनफॉल आया शेयर प्राइस में। एंड इस कंपनी के बारे में सारी नेगेटिव न्यूज स्प्रेड हो रही थी। जो जितने भी अपने आप को इक्विटी मार्केट्स के वो समझते हैं स्पेशलिस्ट, स्पेशली एक कंपनी जिसकी बड़ी रिस्पेक्ट है इंटरनेशनली और इंडिया में भी, वो इस कंपनी के बारे में नेगेटिव न्यूज स्प्रेड करती थी अपने हर उसमें चैनल पे, अपने रिसर्चेस में। तो नेगेटिव न्यूज स्प्रेड करती उससे, और उस कंपनी का लोग ट्रस्ट बड़ा करते हैं, तो उससे उनका शेयर प्राइस और डाउन जा रहा था। देन देयर वाज अ न्यूज चैनल जो कि बिजनेस न्यूज पब्लिश करता है, उसके 2 रिपोर्टर्स थे जो कि इसी कंपनी के बारे में नेगेटिव न्यूज स्प्रेड करते थे। अब इतना सारा एक नेक्सस चल रहा था जो नेगेटिव न्यूज इनके बारे में स्प्रेड कर रहा था, शेयर प्राइसेस वर गोइंग ड्रास्टिकली डाउन जी, राइट। अब नाउ दे केम टू अस कि जी ये इस तरह की सिचुएशन है, आप इसको इन्वेस्टिगेट करो कि व्हाई इज इट सो हैपनिंग। फिर हमने क्या किया कि जो पर्सन उस कंपनी में था, जो मेन पर्सन था उस कंपनी का, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी जो इनके बारे में नेगेटिव न्यूज स्प्रेड कर रहा था। हमने उसके इलीगल एसेट्स चेक किए, कितने इसने एसेट्स इंटीग्रेट किए हैं ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हिज कंपनी व्हिच आर बियॉन्ड हिज नोन सोर्स ऑफ इनकम। फिर हमने चेक किया उन रिपोर्टर्स के ऊपर, न्यूज चैनल के, जो कि इसके बारे में नेगेटिव न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं। एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम एक न्यूज रिपोर्टर को जो हम फॉलो कर रहे थे, जो ये पर्सन इसमें इन्वॉल्व था, उनके ऊपर हम बाकी सारी रिसर्चेस तो कर ही रहे थे, बैकग्राउंड रिसर्चेस भी कर रहे थे, ये भी देख रहे थे किसके साथ वो इन्वॉल्वमेंट उनका हो सकता है। व्हेन वी आर फॉलोइंग ऑन वन ऑफ दीज डेज, तो हमने देखा कि दे मेट वन ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ अवर क्लाइंट कंपनी। ठीक है, हमने उनके वीडियोस बना लिए क्लाइंट कंपनी में जी। अब हमारे को ये लगा कि यही पर्सन है जो हमारी क्लाइंट कंपनी के सारे सीक्रेट्स इनको रिवील कर रहा है, राइट। सो हमने उनके वीडियोस बना लिए।
लेकिन हम श्योर नहीं थे कि यही है कि वो रिवील कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर हमने क्या किया, जो क्लाइंट कंपनी का हमारा एम्प्लॉय था, जिस कैबिन में बैठता था उसको कार भी कंपनी ने प्रोवाइड करी हुई थी अपनी। हमने उसी कार में बग्स लगा दिए और उसका जो कैबिन था उसमें बग्स लगा दिए जी, राइट। और बग्स लगाने के बाद उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे क्लाइंट के पास आनी शुरू हो गई। एंड जब रिकॉर्डिंग्स आनी शुरू हो गई, देन यू नो व्हाट वी डिस्कवर्ड कि ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट किया हुआ था ये उनके ही बिजनेस कंप्यूटर में किया हुआ था, जो कि यू नो इट वाज इवॉल्विंग वेरी वेल एंड यू नो इट वाज ऑल स्टेज्ड। ये सारा पैसा, ह्यूज चंक ऑफ मनी वाज स्पेंट ऑन दीज रिपोर्टर्स, spent on the representative of that company which was spread negative news, spent on this employee, and there are many other people involved in the whole nexus. तो कई बार आप जब इन्वेस्टिगेशंस करते हो तो क्या निकल के आए, यू नेवर नो। घर का भेदी लंका ढाया, यानी कि हर कंपनी के अंदर कहीं ना कोई ऐसा मोल छिपा रहता है जो उनकी कंपटीशन कंपनी ने वहां पर प्लेस करके रखा है। हर कंपनी में तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, लेकिन हाँ बड़े कॉर्पोरेट्स में इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और मोल कोई भी हो सकता है, पता है आपको। तो अंडरकवर एजेंट कैन बी ए पियून ऑल्सो, अंडरकवर एजेंट कैन बी अकाउंटेंट ऑल्सो, जो कि आपके अकाउंट्स की नॉलेज दे रहा है। कितने केस हमारे पास आए हैं, अभी आया 2 दिन पहले, परसों ये केस आया, उसमें जो उनका अकाउंटेंट है वो सारी इंफॉर्मेशन उनके यहाँ से लेके चला गया, ठीक है। पहले तो एम्बेजल करने शुरू किए फंड्स, अपने अकाउंट में जमा करवाने शुरू कर दिए इंस्टेड ऑफ कंपनीज अकाउंट लोगों से। और सारी इंफॉर्मेशन थी कंपनी की, सारे कच्चे का भी हिसाब होता है, पक्के का भी हिसाब होता है, बिल्कुल, ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन जब उनको पता चल गया उसने निकाल दिया। निकलते ही इनके बारे में इनकम टैक्स की रेट, जीएसटी की रेट्स इनके यहाँ होनी शुरू हो गई, सारा डेटा उनको दे दिया जाके। यानी जितना आज कॉर्पोरेट इंडिया अपने साइबर सिक्योरिटी पे, अपनी फिजिकल सिक्योरिटी पे खर्चा करता है, उसी के साथ साथ उसे इस प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का भी एक बजट निकाल के रखना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली ऑलमोस्ट एवरी कंपनी इज फेसिंग दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। डेफिनेटली। नमन भाई, स्लूथ्स इंडिया ने बहुत सारे कॉर्पोरेट एस्पियोनेज केसेस सॉल्व किए हैं, लेकिन कोई तो ऐसा केस रहा होगा जो हिंदुस्तान में आपने सॉल्व किया हो, जिसको देखकर आपको भी लगा हो कि भाई हिंदुस्तान में ये भी हो सकता है। ओके, तो एक ऐसा केस था। हाँ। उसमें क्या था कि एक लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंटरनेशनल लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो ऑयल की रिफाइनरीज होती हैं, ये ना ऑयल ट्रांसफर करती हैं एक जगह दूसरी जगह पे, ये उनको लॉक सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जो लॉक सप्लाई करते हैं वो उनकी 2 चाबियां होती हैं, एक उसके पास होती है जिसने लॉक उसको लोड किया है, और एक उसके पास जिसको अनलोड करना है जी। इसके सिवा और कोई चाबी नहीं होती। और ये कंपनी अपने आप को कहती है कि हमारे ताले की चाबी इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता, गारंटी से बोलती है, ओके, ठीक है। तो अब क्या है कि जब ऑयल ट्रांसफर हो रहा है, मैन्युफैक्चरर ने किया लॉक, ये टेंडर के बेस पे कंपनी उन्होंने सप्लाई किया अपने लॉक्स, लेकिन अब रास्ते में फिर भी पेट्रोल चोरी हो रहा है उनका, ठीक है। अब वो जो है ये जो कंपनी थी, इन्होंने लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बोला कि भाई हमारा तो पेट्रोल चोरी हो रहा है। अब ये लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारे पास आई, वो कहते हैं जी आप ना हमारे सिस्टम का ऑडिट करो और आप ये चेक करो कि हमारे यहाँ कोई लूप होल है। हम इस ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को वो आपकी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ सीनियर IB ऑफिसर थे और एक DRI के ऑफिसर थे, ठीक है। उन्होंने जाके उनकी पूरी कंपनी का ऑडिट किया, सारे देखे कि किस तरीके से उनकी मैन्युफैक्चर हो रही है, किस तरीके से उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं वहाँ पे, कैसे वो उनके जो ब्लू प्रिंट्स हैं कीज के उसको संभाल के रखते हैं, पूरी फैक्ट्री का उन्होंने ऑडिट किया, ठीक है। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्रोसेस मिला हमें, जो है हमने ऑडिट रिपोर्ट में अपनी लिख दिया कि भाई ये बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस है, यहाँ से कोई लीकेज का ताल्लुक ही नहीं है कि यहाँ से लीकेज हो सके किसी भी तरीके की। कंपनी की कोई गलती नहीं है और ये बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है, वर्ल्ड में बेस्ट कंपनी मानी जाती है लॉक्स के मामले में जी, ठीक है। तो हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब ये जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी हमारे पास आ गई, ये कहते हैं जी जब ये क्लीन है तो फिर चोरी कैसे हो रहा है, आप ये पता करो, ये कौन सा मास्टर थीफ है जो बिना चाबी से ये ताला खोल दे रहा है। तो कह रहे आप पता करो। अब हमने क्या किया कि पता करने का एक ही तरीका था, हमने ट्रक्स को इनके फॉलो करना शुरू कर दिया। हम जो है जब जहां से पॉइंट A से पॉइंट B तक इनके ट्रक जाया करते थे तो हम पूरे रास्ते उन ट्रक्स को फॉलो करते थे। तो हमने ना एक दिन ऑब्जर्व किया कि एक ड्राइवर और उसका जो हेल्पर था वो एक ढाबे पे रुके, उसका ऑयल जो वो था टैंकर था, और उन्होंने गए बीच में ताला खोल के ऑयल निकाल लिया और वापस को लॉक करके फिर लगा दिया। हमने कहा कि इनका चाबी कैसे आई, ठीक है। हमने ट्रक का नंबर और हमने पूरी वीडियो बना ली, उसकी वीडियो बना के हमने ट्रक का नंबर वगैरह नोट करके और वो सारी चीज़ें उनको कंपनी को सबमिट कर दीजिए, देखो चोरी हुआ है। कहते हैं कि इनका चाबी कैसे आई, तो कहते हैं कि एक चाबी तो उसके पास है A पॉइंट पे, एक चाबी B पॉइंट पे, तीसरी चाबी पैदा कैसे हो गई जी। फिर कहते हैं ये पता करो ये चाबी कैसे आई। फिर हमने क्या किया, उस ड्राइवर को, उस हेल्पर को
हमने अपने हमारे लोगों ने दोस्ती कर ली, ठीक है। एक आदमी चला गया हेल्पर बन के, एक आदमी चला गया कि उसको नौकरी देने के बहाने से, उसको काम करवाने के बहाने से, ठीक है। एक आदमी चला गया किसी और बहाने से, उनको पूरा दोस्त में आ गए होंगे, ड्रिंक व्रिंक करना शुरू कर दिया, सब कुछ करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बातों बातों में जब एक दिन ड्रिंक कर रहे थे वो उसके साथ, तो उसने बोला कि भाई ऐसा भी कोई जुगाड़ होता है कि मतलब किसी भी आप ताले की चाबी बनवा सको। कहता अरे यार क्या आप बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ये जो हमारी कंपनी का नाम लिया, हमारे ये वाले लॉक सड़ा था, उसकी बनवा ली। कहते कैसे बनवाई? कहते हैं कि अरे मैं तुम्हें बताऊंगा, मेरठ में ना एक वेंडर है, ठीक है। उसने मेरठ के वेंडर का नाम बता दिया, ठीक है। हमने कहा, तो हमने क्या किया कि हमने जो है वो जो लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, आप एक ताला दो कोई सा भी, उन्होंने हमें ताला दे दिया अपना एक। हम उस मेरठ के वेंडर के पास चले गए ताला लेके, उस मेरठ के वेंडर ने उस ताले की चाबी बना के हमें दे दी और खोल के दिखा दी उनके सामने। और जब हम कंपनी में लेके गए, हमने उनके ताला खोल के दिखाया उनको, और पूरी कंपनी शॉक में आ गई। और उनकी जो अब्रॉड में जहां पर उनका हेड ऑफिस है, वहां से उनकी पूरी टीम फ्लाई करके अगले दिन आई, उनके एमडी समेत, यहाँ पे इंडिया में, ये देखने के लिए कि हमारी ताले की चाबी इंडिया में बन गई। पूरी दुनिया में जो ताले की चाबी नहीं ढूंढ पाया, वो मेरठ वाले ने ढूंढ दी। वो मेरठ वाले ने ढूंढ दी। वाह भाई, मेरठ वाले। इंडिया में कुछ भी हो सकता है। अरे रे 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 रे, तो ये सही कह रहे हो सर कि जुगाड़ हिंदुस्तान का ही इजाद शब्द है। बिल्कुल। आप तो कई सारे केसेस के नाम भी रखते हैं। आपके केस, आप अपने केसेस के नाम किस प्रकार रखते हैं? बेसिकली क्या होता है कि कोई केस ना यूनिक सा होता है जी, तो ऐसे यूनिक केसेस के हम यूनिक नाम रख देते हैं। तो एक हमने केस का नाम रखा गजनी केस। गजनी केस? हाँ, बताओ। वो अलग ही केस था। उसमें क्या था, हमने गजनी के उसका नाम क्यों रखा था, हमारे पास एक मदर और एक डॉटर आई, तो डॉटर आके कहती है कि माय डॉटर इज इन लव विद अ बॉय, और ये जो लड़का है ना, ये इसके ऊपर ना बड़ा सीवियर अटैक हुआ है, ठीक है। और मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सीवियर अटैक हुआ है? कहते हैं कि हाँ। कहते हैं कि उसने हम फोटोग्राफ्स दिखाई हमें, फोटोग्राफ में देखा कि, कहते हैं कि 4 लोग मेरे यहाँ दीवार कूद के अंदर आए, मेरे फ्लैट में घुसे, और फ्लैट में घुस के मेरे ऊपर अटैक किया, मेरे मुंह में कागज डाल दिया, ठीक है। और कागज डाल के वो उन्होंने क्या किया कि उसमें चक्कू लेकर आए थे, चक्कू से मेरे ऊपर अटैक किया। और उन्होंने क्या किया कि जो फोटोग्राफ में देखिए ना, फोटोग्राफ में बड़े डीप मार्क्स है, डीप वुंड्स, ऐसे और ऐसे, मतलब एक जैसे एक फिगर बना रहे हो, एरो बना रहे हो ऊपर की तरफ, ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो लाइक वी शेप में ऐसे निशान जा रहे थे, ठीक है। तो पहले तो हमें वियर्ड लगा कि भाई ऐसे निशान डिजाइन की शेप में कौन मारता है किसी को, तो हमें बड़ी हैरानी सी हुई जी। हमने कहा चलो फिर भी हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना। फिर वो कहते हैं जी एक दिन वो उसमें जा रहा था, कार में जा रहा था, कार में उसके रास्ते में आके गाड़ी रोक ली, गाड़ी में रोक के उसकी जो गाड़ी की चाबी निकाल के पीछे बुशिस में फेंक दी, और वहाँ पे जो है उसके मुंह में एक लेटर ठूस के चले गए कि हम जो है तेरे को जान से मार देंगे, ठीक है। सो हमने कहा कि उस दिन भी इसके मुंह में लेटर ठूसा था, इस दिन भी इसके मुंह में लेटर ठूसा, ऐसे कोई करता नहीं है, मतलब इट्स क्वाइट स्ट्रेंज दैट वे। कोई पर्सनल एनिमोसिटी होगी, तो हमने भी यही सोचा। अच्छा, अब हमने क्या किया कि कहते कि लेकिन ना हम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, ठीक है। हम नहीं बताना चाहते किसी को भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है जी। हमने कहा दैट इज गोज इन आवर फेवर, हम तो यही चाहते हैं कि आप मत बताओ किसी को कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे जी। तो हमने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चालू करी, हम वहाँ पर गए, उन्होंने कहा जो उसने बोला था दीवार कूद के आ सकते हो, दीवार इतनी ऊंची थी, उसके ऊपर इतने सिक्योरिटी मेजर्स थे, वहाँ से कोई कूद के आ ही नहीं सकता था, ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो हमें लगा कि ये दीवार तो कूद के कोई आ ही नहीं सकता। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जिस जगह पे उसने बोला था कि बुशेस में मेरी गाड़ी रोकी गई थी और बुशेस मेरी चाबी फेंक दी थी, हमने उस एरिया का जाके इंस्पेक्शन किया। जब उस एरिया का हमने जाके इंस्पेक्शन किया तो हमारे को ये पता चला कि वहाँ पे जो है ऐसा कोई इंसिडेंट, हमने सारी सीसीटीवी क्लिपिंग्स देखी, सब कुछ देखी, ऐसा कोई गाड़ी ना रोकी गई, ना कोई ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, ना कोई गाड़ी बुशेस में फेंकी गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और जब हमने जो है फिर उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी इस लड़के की, तो जब हमने इसका बैकग्राउंड चेक किया लड़के का, तो ये लड़का ना यहाँ पे गुड़गांव में अकेले रहता था जी, राइट। एंड इसके जो पेरेंट्स थे दे बिलोंग टू सम अदर सिटी। हमने उस सिटी में जाके इन्वेस्टिगेशन करी, तो हमें पता चला कि ये जो लड़का है ना, ये शुरू से एक साइकोपैथ रहा है, ठीक है। ये जो है ना, ये क्या करता था कि अपनी बात को मनवाने के लिए अपने पेरेंट्स से भी किसी भी हद तक जाता था। अब हमारे को जब ये पता चली इन्फॉर्मेशन, तो मैंने गर्ल को और उसकी मदर को बुलाया, ठीक है। गर्ल को और मदर को बुलाया, तो मैंने उनसे पूछा कि अभी कोई रीसेंट टिप हुआ है क्या आपके इस लड़के के साथ? तो उसने बोला कि ही हैज बिकम वेरी ऑब्सेसिव एंड पॉसेसिव अबाउट मी। मेरे कॉलेज में एक लड़का है, ही इज माय फ्रेंड, नॉर्मल फ्रेंड है, इसको ना इस बात से जेलसी थी,
क्योंकि गजनी में उसके पूरे बॉडी पे वो होते हैं ना, हाँ। तो इसलिए हमने इसे गजनी नाम रखा था। तो माय गॉड, सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग हार्म्स रहे थे, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स थे सारे। फिर जो हमारे जो आईबी ऑफिसर थे उन्होंने भी कहा कि अच्छा सारे जो निशान थे ना फ्रंट पे थे, बैक पे कोई निशान नहीं था, बैक पे आपका हाथ तो जा नहीं सकता, ठीक है। अब कोई आके आपके ऊपर अटैक करेगा तो पीछे भी तो करेगा, सिर्फ यहाँ पे क्यों करेगा? ये डिटेक्टिव का दिमाग। तो हमें लगा कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स हैं। फिर हमने जब इसका बैकग्राउंड चेक किया तो हमारे को वहां से पता भी चल गया कि उसके ना बचपन से आदत थी अपने आप को ना सेल्फ हर्टिंग की आदत थी। जब वो 9 साल का बच्चा भी था ना, तो अपनी मदर को अपनी बात मनवाने के लिए अपना हाथ काट लेता था, राइट। सो दैट ही वाज दैट काइंड ऑफ अ किड। तो उससे हम रिलेट कर पाए थे, क्लियरली रिलेट कर पाए थे। वाह वाह वाह, माय गॉड, द गजनी केस, आई विल नॉट फॉरगेट दिस वन। कभी ऐसा हुआ है नमन भाई कि जिस बंदे ने आपको केस दिया हो बाद में वही पता चले कि क्रिमिनल था या किसी चीज से इन्वॉल्व था? एक्चुअली में ना एक केस ऐसा याद आता है मुझे, ये केस जो था ब्लैकमेलिंग का केस था जी। अब लड़की हमारे पास आई, वो कहती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, ही हैज माय सीक्रेट पिक्चर्स एंड वीडियोस। और हमारे लिए तो बड़ा सेंसिटिव है ये केस, ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। तो हम लोग क्या मॉडस ऑपरेंडी अडॉप्ट करते हैं इसमें, हम लोग मॉडस ऑपरेंडी ये अडॉप्ट करते हैं कि हम इस लड़के के बारे में पूरी रिसर्च करते हैं, इसके बैकग्राउंड के बारे में हम ये देखते हैं डेली बेसिस फॉलो करके एक्टिविटीज़ क्या हैं, इसके लाइफ में कौन कौन लोग हैं, अगर इसके कोई मटेरियल्स हैं तो उस मटेरियल को छुपा के कहाँ रख सकता है, कोई इसने अलग से कोई जगह बना रखी है जहाँ पे इस मटेरियल को छुपा के रखता है, उसकी पिक्चर्स और वीडियोज़ को, ठीक है, कौन कौन से डिवाइसेज ये लेके घूमता है, किस साइबर कैफेज में जाके बैठता है, क्या करता है, हम उसकी पूरी रिसर्चेस करते हैं जी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो लोकल पुलिस थाना होता है उस एरिया का, उस एरिया में गर्ल से एक कंप्लेंट फाइल कराते हैं गर्ल के नाम से, राइट, एंड ताकि पुलिस को पावर मिल जाए कि वो एक्शन ले सके। हमने जो है उस लड़की के कहने पे इस लड़की पूरी रिसर्चेस करी, सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। लड़का बड़ी डिसेंट फैमिली का लड़का था, ठीक है, फादर उसके जो थे गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ही वाज वेरी डिसेंट फैमिली। तो हमने लड़के को ऐसे करके उसे सारी चीज़ें पता करके उसे पिक करके ले आए। अब पिक करके ले आए, उसको पुलिस में आने के बाद उसकी थ्रेशिंग हुई। थ्रेशिंग होने के बाद हमारे को रेवलेशन क्या हुई वहाँ से, दैट वाज वन केस जिसको मैं सोचता हूँ कि ये केस हमें शायद गलत ले लिया या नहीं लेना चाहिए था। हमें पता चला कि एक्चुअली में एक गर्ल उसको ब्लैकमेल कर रही थी बाय फाइल, बाय टेलिंग हिम कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट रेप केस डाल दूंगी अगर तुमने मेरे शादी नहीं करी तो। अब क्योंकि दे वर इन रिलेशनशिप। अब इंडिया में क्या होता है कि इफ यू डू नॉट मैरी अ वुमन राइट आफ्टर हैविंग अ रिलेशनशिप, तो क्या करती है कि अंडर द फॉल्स प्रोटेक्स्ट ऑफ मैरिज, इसने मेरे से फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, नाउ इज नॉट गेटिंग मैरिड टू मी, तो वो क्या करते हैं कि जाके रेप केस फाइल करने के उनके पास पूरा हक है। बिल्कुल कॉमन चीज है, राइट। ये बड़े कॉमन केसेस हैं कि वो उसको बड़े टाइम से ब्लैकमेल कर रही थी। वो जो है वो शरीफ फैमिली का लड़का था वैसे, ठीक है। तो उसने जो है कहा कि भाई मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, उनकी जन्मपत्रियां नहीं मिल रही थी या जो भी डिफरेंट कास्ट थी या जो भी था, उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे शादी के लिए। तो वो उसके लिए उसको डिनाई कर रहा था और ये उसको ब्लैकमेल करे जा रही थी कि मैं तेरे को ऊपर रेप केस फाइल कर दूंगी। पहले तो ये इस एक्सटेंट तक था सिर्फ कि मुझे तेरे शादी करनी है, फिर इस एक्सटेंट तक आ गए तो मुझे इतने पैसे मंथली देने पड़ेंगे, ठीक है। उससे मेंटेनेंस लेना शुरू कर दिया अननेसेसरली। फिर जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, उसके पैसे भी नहीं थे देने के लिए, तो उसने फिर इसको ये बोला कि देख मेरे पास भी तेरी पिक्चर्स हैं, ठीक है, और मैं ये तेरी पिक्चर्स जो है ना मिस यूज करूंगा फिर अगर तुम मुझे ब्लैकमेल करेगी तो, ठीक है। सो लेकिन अब जाके पूरा खुलासा हुआ, अब जाके पूरा खुलासा हुआ। तो द वुमन वाज जिल्टेड। वो चाहती थी कि वो तो उसको ब्लैकमेल करती रहे लेकिन लड़का उसको ब्लैकमेल ना कर पाए। नमन भाई, लोग कहते हैं कि डिटेक्टिव्स, पुलिस वाले पत्थर दिल होते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते और केसेस जो हैं उनको बहुत एज अ प्रोफेशनल डील करते हैं। कभी आपके साथ हुआ है किसी केस के अंदर कि आपकी भावनाएं आहत हुई हों या कहीं ना कहीं आपके इमोशंस हिले हों? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक मिथ है कि पुलिस वालों के अंदर डिटेक्टिव्स में इमोशंस नहीं होते। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, वी आर अ वेरी इमोशनल कंपनी। हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं ना, दे गेट कनेक्टेड टू पीपल और उनकी दिन भर उनका डिस्ट्रेस सुनते हैं, उनको हेल्प करते हैं, ठीक है, उनके काउंसिल करते हैं, उनकी किसी ना किसी तरीके से कोर्ट में या आउट ऑफ द कोर्ट हम ये सोचते हैं कि उनकी हेल्प हो जाए जी। हमने ऐसा ही एक केस किया जिसमें हम थोड़े इमोशनल भी हो गए। बड़ा इमोशनल सा केस था। एक क्लाइंट हमारे पास आया, वो ये कहता है नमन सर मेरा ना अपनी वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा है, गलती सारी मेरी थी, ठीक है, हम लोग आपस में फाइट्स बहुत करते थे, ठीक है, और हमारी इतनी फाइट्स बढ़ गई थी कि मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं अपनी वाइफ को बोल देता हूँ कि चल हम दोनों सेपरेट रह लेते हैं,
ठीक है, तो मैंने उसको बोला सेपरेट रह लेते हैं, और वो इमीडिएटली मान भी गई, चली भी गई सेपरेट, राइट। एंड बट आई हैड अ स्मॉल डॉटर, ठीक है, सो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि जब ये अकेले जाएगी तो मुझे उससे कभी मिलने ही नहीं देगी, ठीक है। उसने जब वो अकेले गई, उसने मुझे ना उसके बाद से उसको देखने भी नहीं दिया, मिलने भी नहीं दिया, ठीक है। और मुझे हो गया कैंसर, और मैं हूँ लास्ट स्टेज पे। मेरी डॉक्टर्स ने बोल दिया मेरी ज़िंदगी 1 साल से ऊपर की नहीं है, मैक्सिमम 1 साल है, राइट। एंड मुझे ना बस आप एक काम कर दो, मेरी बेटी की ना फोटोग्राफ्स मुझे ला के दे दो, लाइव वीडियोस, मैं उनको तकिए के नीचे रखना चाहता हूँ और उसके साथ मरना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट हिज डिमांड वाज, ठीक है। अब उसकी बात सुनकर ना हम भी इमोशनल हो गए। मैंने कहा कि ये मैं आपके लिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा काम, आई विल नॉट चार्ज यू फॉर दिस, ठीक है, आई विल डू दिस फॉर यू। तो मैंने अपनी टीम जो है, जहाँ पर उसकी वाइफ रहती थी, वहाँ पे अपनी टीम को लगा दिया, उसके बच्चे की फ़ोटोग्राफ्स। अच्छा, अब क्या होता है कि फ़ोटोग्राफ्स लेना बड़ा आसान साउंड करता है, इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि आपको क्या है कि पूरे-पूरे दिन ना वहाँ पे खड़े रह के ये वेट करना पड़ता है कि सब्जेक्ट आपका कब बाहर आएगा और कब आप उसकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लोगे। अच्छा, अब हमें ये भी नहीं पता कि जो बच्चा है, उसने उसकी वाइफ ने अपने साथ ही रखा हुआ है, किसी दूसरी लोकेशन पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता था कि उसकी वाइफ को फॉलो करना पड़ता, ये देखने के बच्चे की लोकेशन कहाँ की है। तो जब हम उसकी वाइफ को फॉलो करते थे, ठीक है, तो हमने देखा कि वो एक आदमी से जाके मिल रही है, एंड बच्चे से मिली नहीं, आदमी से मिल रही है। दे आर ड्रिंकिंग टुगेदर, दे आर स्मोकिंग टुगेदर, दे आर हैविंग फन टुगेदर, दे आर चेकिंग टू द होटल टुगेदर। हमें पता चल गया तो अफेयर है इसकी वाइफ का, तो जबकि वो हमारा टास्क ही नहीं था पता करना, बट हम बच्चे की वजह से उसको फॉलो करें तो हमें पता चल गया कि इसका तो अफेयर है, ठीक है। फिर बच्चे से जाके मिल नहीं रही थी और बच्चा में कहीं दिख भी नहीं रहा था। तो हमने वाइफ के बारे में और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, ये पता करने के लिए बच्चा कहाँ पर है। तो हमें ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई कि इस लड़की का अफेयर इस आदमी के साथ कॉलेज टाइम में चल रहा है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मैरिज विद दिस पर्सन शी वाज मेंटेनिंग द रिलेशनशिप विद दिस पर्सन ऑल्सो, और ये बात उसको मालूम नहीं थी। और जो सारा डिस्प्यूट का कारण था दोनों की मैरिज में, वो इस लड़की का अफेयर था, राइट। सो और वो अपने आप को गिल्ट समझता आ रहा है कि शायद मैंने अपनी वाइफ को अलग जाने के लिए बोल दिया, ठीक है। और आज उसको कैंसर हो गया और आज अपने बच्चे की फोटोग्राफ ले तड़प रहा है, ठीक है। सो यू नो समटाइम्स ऐसी इमोशनल डिस्कवरीज हो जाती हैं। फिर हमने फाइनली उसके बच्चे के बारे में पता किया कि वो कहाँ पे बेचारी वो बच्ची है, उसने अलग जगह पे उसको रख रखा था, टाइम उसका बिल्कुल स्पेंड नहीं करती, उसको जो अपने हर टाइम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, गंदी कंडीशन में बच्चे का रख रखा था। बच्चा बेचारा बाहर निकलने को, घूमने फिरने को, ना तो उसको मदर का प्यार मिल रहा है ना उसको फादर का प्यार मिल रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में उस बच्चे को रख रखा था। हमने उस बच्चे की वीडियोज उसको ला के दी, फोटोग्राफ्स ला के दी, वो इतना प्रोफ्यूजली वो रोया और उसको बताया। वो एक केस ऐसा भी है, इसमें रिग्रेट भी बहुत है कि शायद काश ऐसा होता कि मैं इसको रिवील ही ना करता ये बात। पता है क्या हुआ कि जब बच्चे के तो हमने फोटोग्राफ दे दी, बहुत रोया, लेकिन हमने ना उसको ये भी बता दिया कि योर वाइफ वाज ऑलवेज हैविंग एन अफेयर विद दिस पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज ऑल्सो एंड प्रायर टू द योर मैरिज ऑल्सो, और यही आपके डिस्प्यूट का कारण था। ये चीज जो थी ना, ये मेरे से गलती हो गई। वो पर्सन जस्ट एक्सपायर्ड इन 1 वीक। ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है नमन भाई, जहाँ इंसानी मानसिकता के ऐसे ऐसे दरवाजे खोल कर देखने को मिलते हैं। कौन कहता है कि डिटेक्टिव का दिल नहीं होता? वेरी ट्रू। Oh my God. So much you've seen नमन भाई, कितना कुछ देखा है आपने इन 28 सालों के अंदर, कितने ही सारे केसेस देख के। कई बार तो समाज पर भी आपको, मतलब ऐसे ही किस समाज में जी रहे हैं हम, किस किस्म के लोगों के बीच में जी रहे हैं, यही सोच समझ के ही आपको एक सिरन दौड़ जाती होगी अंदर। सी आई टेल यू समथिंग, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो इतना बिजी होता है इन द डार्कनेस ऑफ द सोसाइटी। हम लोग ना सबको ही एक नज़र देखना शुरू करते हैं कई बार, ठीक है। लेकिन इसी सोसाइटी में ना अच्छे लोग भी रहते हैं, ठीक है, जो हमारे चारों ओर हैं। हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, हमारे यू नो स्पाउसेस हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, और यही लोग जो हैं कितने केसेस में हमने सबसे बड़े दुश्मन देखे हैं एक इंसान के, ठीक है। तो शायद इसीलिए कहते होंगे कि यू नो हेवन एंड हेल बोथ आर ऑन दिस अर्थ ओनली। जो भी है सब यही है। वाह वाह नमन भाई, केसेस ऐसे जिसमें डिटेक्टिव के खुद के आंसू निकल आए, जैसे कि हमने आज देखा। और कुछ ऐसे केसेस भी रहे होंगे जिसमें हंसी छूट गई होगी कि ये क्या हो रहा है भाई। ऐसे ही कई सारे केसेस आते हैं। बताओ। तो मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं।
अभी एक केस बताता हूँ। इसमें क्या हुआ था कि हमारे पास एक लड़की के पेरेंट्स आए। वो कहते हैं कि हमारा जो दामाद है ना, वो किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व था पहले, हम उसको एक बार पकड़ चुके हैं, ठीक है। और हमने शादी हो गई है, शादी हो गई थी, दामाद है और हम वो किसी लड़के से इन्वॉल्व था, हम उसको पकड़ चुके हैं, ठीक है। और हमने उसको कन्फ्रंट किया, उसने मेरी बेटी के पैर वैर छू के माफी मांग ली, अपनी नाक भी जमीन पर रगड़ ली, अब मैं कभी जिंदगी में ऐसा नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, तेरा तो ऑनेस्ट हूँ, ये हूँ वो हूँ। और कहता है कि वो मान गया और फिर देन दे हैड स्टार्टेड हैविंग अ गुड लाइफ। कहते अब मेरी बेटी को दोबारा शक हो रहा है कि इसका अफेयर किसी के साथ है, ठीक है, आप भी पता कर दो किसका अफेयर है। अब हमने क्या किया कि हमने नॉर्मल जो कोर्स में सर्विलेंस रखते हैं पब्लिक प्लेस में, तो उसको फॉलो करना शुरू किया। जब उसको फॉलो किया तो नॉर्मल ज्यादा था, ऑफिस से घर आता था। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन एक रेस्टोरेंट में गया, कैफे में जाके एक लेडी से मिला। जो लेडी, वो इधर की साइड बैठा था और लेडी सामने की साइड बैठी थी, और दोनों बैठ के आराम से कॉफी पी रहे थे और बातें कर रहे थे, और कुछ नहीं था उसमें। हमने दूर से वीडियोस बना लिए, हमने उनके और कोई सस्पिशन मोमेंट थी नहीं, हमने वो वीडियो सबमिट कर दी उनको। कहते हैं जी हमारे को तो कोई शक नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, कि ये तो इसके फ्रेंड की वाइफ है, ठीक है, तो हो सकता है वैसे ही मिलने गया हो। तो ऐसा कोई मोमेंट वो भी नहीं था कि क्लोज बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, आगे और सर्विलेंस चलती रही, फिर हमारे कोई उसकी मोमेंट नहीं मिलती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि हमने देखा, जब उस दिन हमारा लास्ट डे ऑफ सर्वेलेंस था, लास्ट डे ऑफ सर्वेलेंस। कभी कभी ना आपको या तो शुरू में ही रिजल्ट मिल जाता है या आप जितना बड़ी टाइम काम कर लो तब भी नहीं मिलता, लेकिन ये लास्ट डे ऑफ सर्वेलेंस जो हमारा था, उस दिन हमारे को क्या हुआ, उस दिन हम उस लड़के को फॉलो कर रहे थे। फॉलो करते हुए वो गुड़गांव के एक रिजॉर्ट में चला गया, ठीक है। रिजॉर्ट में जाके वहां पे जो है, ये जो लेडी कॉफी पी रही थी वो वहीं पर आ गई और उसके रूम में चली गई, फ्रेंड की वाइफ। हाँ, हमने वीडियोस बना लिए उन दोनों के। हाँ। अब वीडियोस बना के हमने उनको भेजा कि मैंने कहा जी आप तो कह रहे थे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आ गई, रिजॉर्ट में चेक इन कर गई जी। वो आ गए पूरी अपनी पलटन को लेके, अपने सारे रिलेटिव्स को लेके, 40-50 लोग गुड़गांव के रिजॉर्ट पे आके रेड कर दी। आपने लाइव रिपोर्ट दी है? लाइव रिपोर्ट देते हैं हम हमेशा। तो दामाद और वो रूम के अंदर ही है अभी, वो अभी रूम के अंदर ही है। आपने फोन कर दिया, पूरा खानदान आ गया? पूरा खानदान आ गया। और खानदान आके उन्होंने जो है दरवाजा खटखटाना शुरू किया। अच्छा, वो उसको बाहर निकाला लड़के को, लड़की की तो उन्होंने पिटाई करनी शुरू कर दी। इतने में लड़की वहां से भाग गई, वो दोस्त की बीवी भाग गई, वो उसके दोस्त की बीवी भाग गई वहां से, तो वो हाथ नहीं आई और लड़की की उन्होंने खूब पिटाई करी, इसको घर ले गए। हाँ। अच्छा, ट्विस्ट कहाँ था, ये केस हमारे लिए खत्म हो गया, हम आराम से सेटल्ड बैठे हैं शांति से, ये केस खत्म हो गया। एक हफ्ते बाद मेरे पास एक फोन आता है, ठीक है। वो कहता है सर एक्चुअली में क्या है कि उसने अपना बैकग्राउंड बताया कि सर क्या हुआ कि मेरा ना बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है, और मेरा अफेयर चल रहा था किसी लड़की के साथ। तो मेरा जो अफेयर चल रहा था लड़की के साथ, मेरे बेस्ट फ्रेंड को उसकी नॉलेज थी। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को जब अपनी लड़की के साथ में गया, ठीक है, तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने साथ ले गया। हाँ। अपनी गर्लफ्रेंड का जब मैं गया, अपने बेस्ट फ्रेंड को साथ ले गया। उसने हम दोनों की वीडियोस बना ली और मेरी वाइफ को भेज दी, ठीक है। तो मैंने कहा कि अच्छा, फिर आगे कंटिन्यू किया उसने। कहता है कि उसने वीडियोस बना के हम दोनों की मेरी वाइफ को भेज दी। मैंने कहा अच्छा, फिर आगे? तो कहता है कि अब मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसका मेरी वाइफ का तो अफेयर हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो कहते हैं कि मैंने कहा कि आपको मुझसे क्या चाहिए? कहते हैं कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था जिसका मेरी वाइफ का अफेयर हो गया, मैंने अभी सुना है वो एक हफ्ता पहले गुड़गांव के किसी रिजॉर्ट में पकड़े गए हैं दोनों। तो मैंने कहा इस पर्टिकुलर रिजॉर्ट में पकड़े गए हैं? कहते हाँ सर, आपको कैसे पता? आप ही ने पकड़वाया होगा पक्का। बहुत अच्छे, इस हमाम में हम सब नंगे। तो कहता है कि मुझे उसके ना वीडियो रिकॉर्डिंग्स चाहिए, तो जो पकड़े गए थे उसकी, ठीक है। तो मैंने कहा कि देखो ऐसा है, मैं अपने क्लाइंट से पूछे बताऊंगा कि रिकॉर्डिंग्स आपको हम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। हाँ। तो मैंने अपने क्लाइंट को फोन किया, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे, उसका फोन आया मेरे पास, वो रिकॉर्डिंग्स ऐसे मांग रहे हैं जी, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी नहीं आप शेयर मत करो रिकॉर्डिंग्स जी, हमने उसको शेयर रिकॉर्डिंग्स नहीं करी जी, ठीक है। कहते हैं बस आप हमारा नंबर शेयर कर दो, उनको बोलो हमसे डायरेक्ट बात कर लें जी। तो हमने अपने क्लाइंट का नंबर को शेयर कर दिया। एक लड़का अपने दोस्त की वाइफ के साथ अफेयर करता पकड़ा गया, लेकिन जो दोस्त था वो किसी और के साथ अफेयर कर रहा था, जिसके कारण इसने वीडियो इसको भेजा। एकता कपूर जी कहाँ हैं आप? यहाँ है सीरियल असली। तो सही कह सर, आपको नहीं लगता कि हमारी फिल्में और हमारे जो सीरियल्स रहते हैं वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड रहते हैं, या रियल लाइफ जो है वो सीरियल से इंस्पायर्ड रहती है? कभी कोई ऐसा कोई मुझे ऐसा लगता है कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। दैट इज ट्रू, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि जो ट्रुथ होता है ना, उसी से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से क्यूज गैदर करके, ठीक है, सीरियल्स मूवीज कहीं ना कहीं बनाई जाती हैं। उसमें ऑब्वियसली मसाला वसाला ऐड कर देते होंगे, ठीक है, लेकिन
पुल आउट जो करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सच उसमें पीछे होता ही होगा। दैट इज ट्रू। पर एक चीज तो बताइए डिटेक्टिव साहब, ये जो फिल्मों में जो डिटेक्टिव की छवि रहती है, वैसी छवि क्या डिटेक्टिव्स की असली जीवन में भी रहती है? देखिए, आप इतने हैंडसम, इतने सुंदर बढ़िया जैकेट पहन के आए, वो जो काली टोपी, एकदम कॉलर ऊपर, काला चश्मा, इंडिया के गर्म वेदर में कोई काला कोट पहन सकता है? टोपी दिल्ली में टोपी टोपी पहन सकता है, मतलब अलग ही दिख जाए पहले, अलग ही दिख जाएगा, पहले पता चल जाएगा भैया वॉकिंग शर्लॉक होम्स है। और ऑड वन आउट नजर आएगा, लोग पत्थर मारना शुरू कर देंगे। सो द मोर कॉमन दैट अ डिटेक्टिव लुक्स, द मोर बेटर ही हमारी इज। फील्ड में ना कहावत है, द बेस्ट इन्वेस्टिगेटर इज द वन हु डजंट लुक लाइक वन। राइट, सो हाँ हाँ, वेल सेड। क्योंकि वो ना क्राउड में मर्ज हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है, और वो क्या है कि आदमी अगर सस्पिशियस हो गया कि ये एक डिटेक्टिव है, तो फिर इन्फॉर्मेशन क्या निकालेगा डिटेक्टिव? और ये भी बताइए, डिटेक्टिव्स कहा जाते हैं बहरूपिये होते हैं, कभी भी रूप बदल लेते हैं, रूप धर लेते हैं, क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये भी एक बड़ा कॉमन मिथ है जो मूवीज में दिखाया जाता है कि डायरेक्टर ने कभी दाढ़ी बना ली, कभी सरदार जी बन गए, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। रियल सेंस में ना ऐसा होता नहीं है। आपको भेष बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? बताओ आप मूवीज में। इसलिए पड़ती है कि आप अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को हाइड करना चाहते हो। बिल्कुल सही। आप कुछ और बन के, नया कैरेक्टर बन के अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो। ठीक है, मुझे आप एक बात बताओ, जब एक डिटेक्टिव एजेंसी का 200 आदमियों की टीम है, ठीक है, तो जो आदमी एक्सपोज हो भी गया, वो दूसरी टीम को भेज के इन्वेस्टिगेशन करा लेगी। बिल्कुल। वो उसी टीम का भेज पलट के उसी टीम को वापस क्यों भेजेगी? बिल्कुल। ये तो वो लोग करते हैं जो लोन वॉल्फ होते हैं कि भाई मैं अकेला डिटेक्टिव हूँ, मैं ही सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ, मैं ही सारी मिस्ट्री को सॉल्व करूंगा। ऐसे नहीं होता है। देयर इज अ ह्यूज टीम वर्किंग बिहाइंड अ केस। फील्ड में जो इन्वेस्टिगेशन करती है, जो सर्वेलेंस करती है, जो फॉलो करती है लोगों, वो अलग टीम होती है। जो उनके बारे में इंक्वायरीज करती है, उनके आस पड़ोस में जाके, उनके घर के सर्वेंट से, उनके ऑफिस में, वो अलग टीम होती है। बैक ऑफिस जो उनके ऊपर डार्क वेब रिसर्चेस करती है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करती है, वो अलग होती है। अंडरकवर एजेंट्स जो आपकी लाइफ में इंडक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है, मेल या फीमेल मॉडल्स होती हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग होते हैं, वो अलग लोग होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एवरी पर्सन इज डिफरेंट। व्हाई डू यू नीड टू कैमोफ्लेज? कैमोफ्लेज की इतनी जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। एंड स्लूट्स इंडिया हैज सच अ ह्यूज टीम, आपके पास इतने लोग हैं। यस। पर नमन भाई, कभी तो हुआ होगा कि आपका आप एक्सपोज हो गए हो, और कहीं ना कहीं जिसको आप कवर कर रहे थे या जिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थे, वहां पर आप ही अब थ्रेटेंड हो रहे हो। एक्चुअली में ना ऐसा कई बार कई केसेस में हो जाता है, और खास तौर से ये उन केसेस में ज्यादा होता है जहाँ पे जो हमारे क्लाइंट्स हैं जी, वो खुद ही सब्जेक्ट को ये बता देते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में ये मालूम है, मुझे तुम्हारे बारे में वो मालूम है, और सब्जेक्ट अलर्ट हो जाता है और हमें नहीं बताते कि वो बता चुके हैं उसको। और जब आप फॉलो करते हो उनको, तो आपको पता चल जाता है कि ये बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा है, आज ये इसका मतलब इसको कुछ पता चल गया। जी, ठीक है, तो खैर ऐसे केस बहुत सारे हो जाते हैं कभी कभी, बट एक केस था जिसमें हमारे को वाकई में मतलब थ्रेटनिंग केस था और बड़ा डेंजरस था वो केस। हम एक सीमेंट कंपनी के लिए काम कर रहे थे जी। सीमेंट कंपनी में क्या होता था कि उनके ना बहुत लार्ज सीमेंट प्लांट है एक पर्टिकुलर एरिया में इंडिया के। तो वहां पे ना ट्रेन से उनका कोल आता है। कोल इज अ मेजर रॉ मटेरियल यूज्ड, राइट? सो कोल, अच्छा, कोल के जो ना रेक्स आते हैं, पूरे ट्रेन्स आती हैं जो मालगाड़ियां भर के आती हैं, रेक्स आते हैं, वहां से ट्रकों में वो लोड होता है कोल। और दिन में 100 ट्रक्स डेली के कंजम्पशन है, 100 ट्रक्स दिन में उनकी फैक्ट्री में जाते हैं। तो अच्छा, अब लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल थेफ्ट हो रहा था वहां पे जी। तो हमने क्या उनसे टास्क लिया था, हमने ये टास्क लिया था कि हम सैंपल फॉलो करेंगे ट्रक्स का। ठीक है, हम डेली के आपके 15 से 20 ट्रक्स को फॉलो करेंगे जी। जो रेक्स थी जहां पर ट्रेन से भरा जाता था और जो इनकी फैक्ट्री थी, उसके बीच में 70-80 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अच्छा, अब क्या होता था कि हम जो है ना उनको फॉलो करते थे। ये ट्रक्स, कोई ट्रक 4 घंटे ले रहा है पहुंचने में, कोई ट्रक 5 घंटे ले रहा है पहुंचने में, कोई 3 घंटे में ही पहुंच रहा है। तो हम जैसे बहुत सारी मल्टीपल टीम्स लगी हुई थी। मल्टीपल टीम्स में क्या है कि एक ट्रक निकला, उसको फॉलो किया, जब वो वहां पे डेस्टिनेशन पहुंच गया तो टीम वापस आ गई, फिर दूसरे ट्रक को फॉलो कर रही है। और ऐसे टीम्स में सर्कुलेट कर रही थी उन ट्रक्स को फॉलो करने के लिए। हमने कई सारे ट्रक्स को ना जो फॉलो करते थे, तो हमें ये पता चला कि जब हम फॉलो कर रहे हैं वो सीधा उनकी कंप्यूटर कंपनी में जाके अनलोड हो रहे हैं। हमने सबके वीडियोस बना लिए और हमने क्लाइंट को सबमिट भी कर दिए। अच्छा, ये जो पूरा रास्ता था ना, ये पूरा जंगल एरिया था। अब वो 24 घंटे चलते थे ट्रक्स, और कुछ ट्रक्स ऐसे भी होते थे जो अनड्यू स्टॉपेजेस करते, 17-80 किलोमीटर सिर्फ 17-18 घंटे में कवर कर रहे हैं, 20 घंटे में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो रात के वक्त ना जब फॉलो करते थे, पूरा जंगल का एरिया सुनसान हो जाता था, वहां पे कोई भी नहीं होता था।
ऐसे टाइम पे ऐसा हुआ कि हमारी जो टीम थी वो कार के अंदर थी, ट्रक को फॉलो कर रही थी। ट्रक जो है एक रास्ते में रुका। हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं स्पाई कैमरा से थ्रू, तो हमने सोचा कि ये थेफ्ट हो रहा होगा यहाँ पे, इसलिए रुका है ट्रक। उसके हम वीडियोस बना रहे थे, लेकिन वहाँ पे देखा 4-5 बाइकर्स और थे। बाइक पे 2-2 लोग थे, 10 लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे। अब वो जो 10 लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने हमारी गाड़ी की तरफ लाठियां लेके आए और गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दिए, और जो ड्राइवर था उसकी गिरेबान पकड़ ली बाहर निकालने के लिए। तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि दैट दे आर गोइंग टू किल हमारी टीम को, मतलब गए। ड्राइवर जो था वो बड़ा चालाक था, उसने क्या किया, गाड़ी को एस्केलेटर में लिया, उनकी बाइक को टक्कर मारते हुए आगे से निकल गया वहां से, और उसके अगले दिन फिर हमने उस ऑपरेशन को स्टॉप किया। मतलब वो केस जो था, उनको बेसिकली अंदर से अपनी मैनेजमेंट से ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि तुम्हारे जो ट्रक्स हैं वो तुम्हारी कंप्यूटर कंपनी में लोड हो रहे हैं, और एक इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट तक पहुंच चुकी है। और ये खबर, वो भी कोल माफिया, और वो भी कोल माफिया पूरा। ऐसे हमने कोल माफिया हो गए, थेफ्ट ऑयल माफिया हो गए, जिंक के माफियाज हो गए, कितने सारे हमने माफियाज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी है। तलवार हमेशा लटकते रहती है एक डिटेक्टिव की गर्दन के ऊपर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नमन भाई, आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसा केस बताइए जहां पर फॉरेंसिक्स का इस्तेमाल हुआ हो, और कोई केस जिसके अंदर पर्सनल एनिमोसिटी थी या समथिंग टू रिलेटेड टू दैट। देखो, फॉरेंसिक का इस्तेमाल ना बहुत सारे केसेस में होता है। अब जैसे क्या होता है, कोई पर्सन मिसिंग हो गया, तो हम डिजिटल फॉरेंसिक्स करके उसके जो लेफ्ट ओवर मोबाइल्स हैं या लैपटॉप्स हैं, उससे हम डाटा रिकवर कर लेते हैं जी। ठीक है। हमने केस किया कॉर्पोरेट के लिए, उसमें हमने फॉरेंसिक्स के थ्रू डाटा रिकवर किया, उसका डिलीटेड डाटा रिकवर किया उसके लैपटॉप से, और उस कंपनी का सीईओ था। और जब हमने रिकवर किया डाटा, तो हमने पता किया कि उसके 100 करोड़ के एसेट्स थे इंडिया में, और जो प्रॉपर्टीज उसने कंपनी के पैसे को एम्बेजल करके खरीदी, उन्हीं प्रॉपर्टीज को उसी कंपनी को रेंट पे चढ़ा रखा था। अरे बाप रे, वाह। हाँ, मतलब फॉरेंसिक्स के थ्रू ना यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स डिजिटल फॉरेंसिक्स के थ्रू। बट ये केस था जिसमें हमने हैंड राइटिंग के थ्रू सॉल्व किया था। हैंड राइटिंग फॉरेंसिक्स के थ्रू। चलो, ओल्ड स्कूल डिटेक्टिव स्टोरी। यस, ओल्ड स्कूल डिटेक्टिव स्टोरी। तो ये केस आया हमारे पास, सिमिलर दैट केस, गजनी वाला जो केस था, उसके ऐसा केस जी। मदर डॉटर हमारे पास आए, ठीक है, और मदर डॉटर हमारे पास आके कहते हैं जी ये जो इसकी ना लड़की की एंगेजमेंट हो चुकी थी एक लड़के के साथ, एंड जो बॉय था वो काफी अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करता था जी। और जो बॉय था वो बेसिकली काफी एजुकेटेड था, ही हैड स्टडीड फ्रॉम यूके। तो अच्छा, अब क्या हुआ कि उसको ना बॉय को कहीं से लेटर्स आने शुरू हो गए इस लड़की के बारे में आफ्टर द एंगेजमेंट, कि दिस लड़की इज नॉट ऑफ अ साउंड कैरेक्टर, इसका इस लड़के के साथ अफेयर चला है, इस लड़के के साथ अफेयर चला है पास्ट में। और वो जो है वो लेटर्स जो आने शुरू हो गए, वो लेटर्स उसको दिखाता था कि भाई मेरे पास ये लेटर आए हैं तेरे बारे में। तो वो पलटा बजा देती कि मेरी ये वाली जो, अच्छा उसमें ना सबसे बड़ी बात है कि जो अपने फ्रेंड्स का चैट्स करती थी, उस चैट्स के प्रिंट आउट्स भी लगे होते थे। ओहो। हाँ हाँ, अब वो चैट्स के जो प्रिंट आउट्स, व्हाट्सएप की चैट्स है, उसके प्रिंट आउट्स उसमें लगे हुए। कहते मेरी व्हाट्सएप की चैट से एक्सेस किसके पास है? तो या तो फ्रेंड ने दिया होगा, जिसके हाँ, पास गया है। जिसके पास गया तो उसने दिया होगा, ठीक है। कहते कि लेकिन वो तो मेरी फीमेल फ्रेंड के साथ भी है, अपनी फीमेल फ्रेंड से वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में डिस्कस कर रही है, ठीक है। तो वो जो है वो चैट का प्रिंट आउट उसमें लगा हुआ है। कहते वो तो मेरी बचपन की फ्रेंड है, वो क्यों लीक करेगी? ठीक है। तो कहते कि ये जो लेटर्स है ये मेरे फियांसे को भेज कौन रहा है? और मैंने कहा कि जब आपके फियांसे को लेटर्स आए, ठीक है, तो कैसे आए? कोरियर के थ्रू आए, पोस्ट के थ्रू आए, हैंड डिलीवरी के थ्रू आते हैं। मैंने जब कोई हैंड डिलीवरी लेता होगा तो कोई हाथ में लेता होगा ना, कोई गार्ड होगा वहाँ पे, कोई सर्वेंट होगा, तो कौन देने आया था हैंड डिलीवरी? कहते हैं जी ये पता नहीं चला। मैंने क्यों? कहते हैं कि जिस दिन भी हैंड डिलीवरी आई ना, उस दिन गार्ड छुट्टी पे था, ठीक है, और ये कोई बॉक्स में डाल के चला गया, ठीक है। और मैंने कहा कि वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे हुए हैं? कहते हैं कि हाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए, लेकिन सीसीटीवी कैमरा फंक्शनिंग नहीं थे। तो मैंने कहा कि क्या उसी दिन फंक्शनिंग नहीं थे? ठीक है। तो कहते हैं कि ये मैं नहीं कह सकती, बट जो मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया उसने बताया सीसीटीवी कैमरा फंक्शनिंग नहीं थे। तो मैंने कहा कि बड़ा स्ट्रेंज सा केस है। खैर हमने क्या किया, हमने कहा कि आप ना हमारे को सारी लिस्ट दो। अब उसने सारे जितने भी उसके बॉयफ्रेंड्स रहे उनकी उसने लिस्ट दी। अब जितने भी उसके जिन लोगों के ऊपर शक था उनको, जो ऐसा काम कर सकते हैं, उनकी सारे सबकी लिस्ट थी। उनके कई लोग हैं तो उसके पास मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ उनकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल और ये सब प्रोफाइल अवेलेबल थी। कई लोगों के मोबाइल नंबर तो एड्रेसेस नहीं थे। तो हमने सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, सबके एड्रेसेस फाइंड आउट किए, मोबाइल नंबर्स फाइंड आउट किए, सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस करी। तो हमने जब इन्वेस्टिगेशंस करी तो हमने देखा कि सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं। और हमारे को जब हमने उनके ऊपर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी करी तो हमें ना इस लड़की के साथ कोई रिलेशनशिप भी नहीं लगा उन लोगों का। कई लोग हमारे उनसे जाके मिले भी, ठीक है, तो हमारे कोई रिलेशन नहीं लगा।
हमारे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग क्लोज एंडेड केस हो गया यार, इसमें कुछ मिल तो रहा नहीं है इस केस के अंदर, क्या करें? तो अब हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे। हमने ना इसको ये बोला कि जो लेटर्स आते हैं उसके पास, जी, ठीक है, आप लेटर्स की कॉपी है आपके पास? कहते हैं कि हाँ लेटर्स की कॉपी है मेरे पास। तो उसने हमने लेटर्स की कॉपी दे दी, वो ना हैंड रिटन लेटर्स थे, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये हैंड रिटन लेटर्स हैं, आप एक काम करो। अच्छा, हम ना एक हमारे को जब कुछ और क्लू नहीं मिल रहा था तो हम उस लड़के का बैकग्राउंड चेक करना शुरू कर दिया था। तो हमने देखा कि ये लड़का भी उसी लड़के की तरह ऑब्सेस्ड रहता था, ठीक है। इसके अंदर भी अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला बिहेवियर था, सेल्फ सेंटर्ड था, ठीक है। इसको जो था सिर्फ ये चाहता दुनिया मुझे सारी चीजें दे, मुझे दुनिया को ना देना पड़े, और इस तरीके से मुझे दे, ठीक है, कि उनको ये लगे कि मैं इसको दे नहीं रही हूँ, ये मेरा फर्ज है इसको देना, ठीक है। और जब मुझसे ले तो उसको ये फील हो कि मैं एहसान कर रहा हूँ उसके ऊपर देने में। ऐसे बहुत लोग हैं साहब, ठीक है। तो ऐसा लड़का था वो। तो अब हमने जो है उस लड़के के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन करी, हमने कहा आपके पास कोई हैंड राइटिंग है इस लड़के की? तो उसने ग्रीटिंग कार्ड्स ला के दे दिए उस लड़के के, जो उसको देता था हैंड राइटिंग से। अब जो हमारे यहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, ठीक है, बड़ी अच्छी फॉरेंसिक एक्सपर्ट थी हमारे यहाँ, ठीक है। सो हमने कहा कि तू ना इसकी हैंड राइटिंग मैच कर, दोनों की, जो लेटर आए हैं उसके यहाँ और जो उसमें गए हैं। हैंड राइटिंग में अपेरेंटली कैरेक्टर्स कुछ भी मैच नहीं कर रहे थे, कुछ भी मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब उसने डीप एनालिसिस किया, ठीक है, डेवलप कराया, तो उसका पता डिस्कवरी क्या निकली? कहते कि सर जो ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर लिख रखा है ये इसने राइट हैंड से लिख रखा है, और जो इस पर लिख रखा है लेफ्ट हैंड से लिख रखा है, ठीक है। और लेफ्ट, अच्छा लोग ये सोचते हैं कि हम लेफ्ट हैंड से लिखेंगे तो कैरेक्टर्स मैच नहीं करेंगे। दे आर रॉन्ग। अगर आप लेफ्ट हैंड से भी लिखते हो तो अब कैरेक्टर्स ना बीच में जब आप वर्ड्स को ज्वाइन करते हो, किस तरीके का एट बनाते हो, किस तरीके का ए बनाते हो, किस तरह बी बनाते हो, वो चीजें मैच कर जाती हैं। तो आप राइट हैंड से अगर आप लिखते हो, लेफ्ट हैंड की हैंड राइटिंग में लिखते हो, तो भी आप मैच कर सकते हो उसको। पहली बात तो दोनों हैंड से लिख रहा है, वो एम्बिडेक्स्ट्रस है। हाँ, दोनों हाथों से लिख रहा है, ठीक है। सो वाओ, ये लड़का खुद अपने आप को लेटर भेज रहा था। अब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, जब फिंगर मैच हो गई उनकी हैंड राइटिंग, रिपोर्ट आ गई फॉरेंसिक की, हाँ भाई ये तो हैंड राइटिंग मैच है, सर डेवलप हो गई। फिर हमने उसको बुलाया, क्लाइंट को बुलाया, मदर और डॉटर हमारे पास आए। हमने कहा जी ये तो देखो ये हैंड राइटिंग मैच है, आपको कोई और इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो लड़का खुद ही कर रहा है, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि लेकिन आप एक बात बताओ, इसका मेरी व्हाट्सएप चैट्स कैसे गई? हाँ। अच्छा, हमारे लिए वो भी बड़ा क्वेश्चन था कि व्हाट्सएप चैट्स कैसे गई। तो मैंने कहा कि आप एक बात बताओ कि डिड यू टू स्टे विद हिम? कहते हैं कि हाँ ऐसा कई सारे ओकेजन दैट वी हैव स्लेप्ट टुगेदर बिफोर द मैरिज, ठीक है। तो मैंने कहा कि कभी आपको ऐसे फीलिंग आई जैसे कभी आप ओवर ड्रंक होके सोए हो, या आपको कभी हैंगओवर हुआ हो? कहते हैं कि हाँ मुझे कई बार ऐसा फील हुआ कि मुझे हैंगओवर हो रहा है, ठीक है। और मैंने कहा कि जिस दिन आपको हैंगओवर होता था, क्या इस तरह का बिहेवियर चेंज होता उससे अगले दिन? ठीक है। कहते कि हाँ ऐसा होता था बिल्कुल, और हमारी फाइट भी होती थी, बट इट नेवर यूज्ड टू रिवील कि इसका क्या बात क्या हुई है, बस अपना मुंह बना के रखता था, ठीक है। तो मैंने कहा कि जिस दिन आप सोते थे ना, उस दिन आपके मोबाइल से ये खुद ही व्हाट्सएप की चैट्स एक्सपोर्ट करता था, और उसी का प्रिंट आउट निकाल के उसी लेटर में लगा के उस दिन अपने आप को भेजता था, जिस दिन गार्ड घर पे नहीं होता, जिस दिन कैमरा वर्किंग नहीं होते थे। Oh my God. This boy went to the extent Yes. of blackmailing the girl. Not really exactly blackmailing. वो उसको सप्रेस रखना चाहता था, ये दिखाना चाहता था उस लड़की को कि देख मैं तेरे साथ खड़ा हूं, डिस्पाइट ऑफ नोइंग ऑल योर सीक्रेट्स, डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि तूने पास्ट में क्या किया है, बट फिर भी मैं तेरे साथ हूं। आई एम अ पोजीशन ऑफ सुप्रीम, कि तू मेरे साथ जिंदगी भर दब के रहेगी, कि मैंने तेरे को हर तरीके से एक्सेप्ट किया है। That's a emotional suppression. Emotional suppression. Wow, what a crazy story, man. What a crazy story. नमन भाई, आजकल साइबर क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है, लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये केसेस भी मेरे ख्याल से आपके सामने आ गए होंगे। और सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब आप किसी मॉफ्ड फोटोग्राफ के ब्लैकमेल्स के केसेस सुनते हैं। हिंदुस्तान की कई सारी लड़कियां हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर चुकी हैं, एंड ये बहुत दुखद घटना है कि इस डीप फेक के ज़माने में लोग लड़कियों के फोटोग्राफ्स मॉफ करके उनको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा कोई केस जो आपके सामने आया है जिसको आपने सॉल्व किया हो? देखो, डीप फेक के जो केसेस होते हैं ना, नॉर्मली क्या होता है कि डीप फेक केसेस बड़े कम आते हैं, लेकिन सेक्सटॉर्शन के जो ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन है उसके केसेस तो रैम्पेंट है, बहुत केसेस आते हैं, ठीक है। लेकिन डीप फेक का जो केस होता है ना वो थोड़े कम आते हैं। तो इसमें से एक केस जो था, बड़ा अच्छा केस था जो हमने सॉल्व किया था, जो मुझे याद है जी। इसमें क्या था कि इसमें एक हस्बैंड आए मेरे पास, वो आके कहते हैं जी मेरे पास जो है मेरी वाइफ का किसी ने वीडियो भेजा है, ठीक है, एंड माई वाइफ इज हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप विद अनदर बॉय देयर, राइट। सो
अब हमने कहा कि अच्छा तो आपको किस चीज़ से लगा कि आपको फिजिकल रिलेशनशिप है? कहते मेरे वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो मैंने आके अपनी वाइफ को कन्फ्रंट किया, तो कहते हैं कि नहीं वो जो है वो कह रही है कि उसकी फ़ोटोग्राफ़ी नहीं है ये। ठीक है? तो मैंने कहा कि तो आपको किस किस बात से लगता है फ़ोटोग्राफ? कहते हैं हाँ जी 100% है उसकी फ़ोटोग्राफ, हो ही नहीं सकता ये वो ना हो। कहता है कि आप ये पता करके बताओ, वो तो मान नहीं रही है किसी भी तरीके से, मुझे छोड़ के अपने घर चली गई है। वो कहती है तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। अब मुझे छोड़ के, हमारे घर में इतने ज़बरदस्त कलेश हो गए इस वीडियो को लेके, वो मुझे छोड़ के अपने घर चली गई। ठीक है? और तब से बात नहीं कर रही है, और ये जो है लड़का कौन है जिसके साथ इसका अफेयर है? ये लड़का कौन है, इसके बारे में पता करके बताओ। ठीक है? तो अब हमने जो है ना, हमने कहा जी आप वीडियो सबमिट कर दो हमें। उसने, अब किसी वाइफ की पर्सनल वीडियो है, ठीक है, तो हेजिटेटिंगली उसने हमें दे तो दी। अब हमने जो उसकी वाइफ के बारे में पता करना शुरू किया, जब हमने उसके बारे में रिसर्च करनी शुरू करी, सर्विलेंस में रखा, दूसरे टेक्निकल मेथड से पता किया, तो पता चला कि कोई अफेयर नहीं है उसका, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मूवमेंट है उसकी। ठीक है? उसके पास्ट का बारे में पता चला, तो किया तो पता चला कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन रेप्यूटेशन है उसकी पास्ट की भी। लड़की बड़ी डिसेंट थी, ठीक है, घर का बड़ा ध्यान रखती थी, हस्बैंड भी उसको लाइक करता था, हस्बैंड भी उससे बहुत प्यार करता था। ठीक है? लेकिन अब एक बात दिमाग में घुस जाए तो इट स्पॉइल्स द होल रिलेशनशिप। बिल्कुल। फिर हमने क्या किया कि हमने उस वीडियो को ना फॉरेंसिक लैब में भेजा चेक करने के लिए अपने। फॉरेंसिक लैब में जब उस वीडियो को चेक किया ना, तो कई बार वीडियो को आपको रिपीटेड प्ले करना पड़ता है। हर जगह पे सही साउंड कर रही थी वो वीडियो। एक जगह पे ना जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट था उसने पता क्या ऑब्जर्व किया, उससे गाल पे ना एक तिल था, मोल था, वो एक क्लिप के अंदर 10 सेकंड के लिए गायब हो गया। फ्रेम हाँ, एक फ्रेम में गायब था वो, कॉपी नहीं हुआ। हाँ, तो वो गायब हो गया। उससे उसने एस्टेब्लिश किया ये जो है तो मॉफ्ड है। ठीक है? ये एआई है। ठीक है? फिर हमने एआई की रिपोर्ट निकाली, फिर हमने उसके बाद फर्दर रिसर्चेस करी, तो पता चला कि उसके इंस्टाग्राम से उसकी 34 इमेजेस उठाई गई थी। उसके जो है 2 अवार्ड फंक्शन में उसने पार्टिसिपेट किया था, वहां से उसकी वीडियोस उठाई गई थी। ठीक है? उसकी ऑडियो क्लिपिंग्स उठाई गई थी यूट्यूब से, उन सबको कंबाइन करके इसको वीडियो को मॉर्फ करके बनाया गया था। एंड जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी, जब हमें पता चला ये एआई है, सारा सब कुछ खराब है, तो फिर हस्बैंड को हमने सारी अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, तो कहता जी करा किसने ये बताओ। फिर हमने क्या किया कि उसके बिहाफ पे फिर उसने अपनी वाइफ को बुलाया, उसने सॉरी वॉरी बोला अपनी वाइफ को। ठीक है? उसने वापस आ गई, हमने भी उसको समझाया, काउंसिल किया उसकी वाइफ को, दे यूनाइटेड। बट अब उनको जाना किया किसने है। फिर हमने वाइफ से कंप्लेंट लिखवा, क्योंकि हमारे लिंक्स होते हैं पुलिस में जी, तो साइबर सेल में हमने कंप्लेंट फाइल करवाई। कंप्लेंट फाइल करवा के उसको हमने फिर सारे उन्हें वीपीएन ट्रेस किए, आईपी एड्रेसेस ट्रेस किए कि कहाँ से लोड हुई थी, कहाँ से भेजी गई थी, सारी चीज ट्रेस करनी शुरू करी। तो पता चला कि इस लड़की का पहले का जो एक्स बॉयफ्रेंड था, जिल्टेड लवर था, उसने बनाई थी, फिर उसको अरेस्ट कराया। ओह माय गॉड, एआई यहाँ तक पहुंच गया है नमन भाई, क्या बोलते हो? हाउ डेंजरस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टुडेस डे? इट इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी यूजफुल आल्सो, राइट? आई मस्ट से दैट हम लोग यू एंड मी वर डिस्कसिंग बिफोर द पॉडकास्ट, डेली बेसिस पे हम इसका कितना यूज कर रहे हैं एआई का। ठीक है? बट देन जो लोग उसको गलत तरीके से यूज करना चाहते हैं वो गलत तरीके से यूज करते हैं। लॉ देखो ना इंडिया का, ठीक है, आप लॉ देखो, लॉ किसके लिए बनाया था? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए इतने सारे लॉज बनाए गए। नाउ फीमेल्स आर यूजिंग इट एज अ वेपन। Absolutely, sir. Absolutely. Right. So, हर जगह जो है ना, आप कोई अच्छी चीज के लिए बनाते हो ना, टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये ढूंढ लेते हैं कि इसको डैमेज करने के लिए कैसे यूज करना है। Absolutely. ये इंसान ही अब इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। Very true, very true. My God, wow. Naman bhai, we can go into the last section if there is no any other case that we want to we discuss. can go into the last section. I think काफी सारा डिस्कस हो गया। अरे आप एक एपिसोड के आदमी नहीं हो। ये रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नमन जैन एक एपिसोड का आदमी नहीं है। आप प्लीज अगर नमन भाई को और सुनना चाहते हैं तो मैक्सिमम कमेंट्स डालें यहाँ पर and tell him that what a great storyteller he is. There has to be a part 2 of this podcast. लेकिन अब चूंकि एक डिटेक्टिव के सामने एक डिटेक्टिव आए हैं तो मेरे पास कुछ डिटेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं और मैं आपको ऐसे एक रैंडम केस बता रहा हूं। हम भास्कर बोस की दुनिया से कुछ केसेस लेकर आते हैं और आपको 4 ऑप्शन दूंगा, देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि इसमें किसने क्या किया होगा। ठीक है? सबसे केस नंबर 1, पासवर्ड रीसेट ट्रैप। एक कंपनी के सीईओ का ईमेल का पासवर्ड रिपीटेडली रीसेट किया जा रहा है। किसके ऊपर शक जाता है? एम्प्लॉय एक्स, वो ऑन लीव था और विदेश गया हुआ था। एम्प्लॉय वाई, उसके पास एक्सेस था पर वो ऑन साइट काम कर रहा था तो सबके सामने चल रहा था जो काम है। एम्प्लॉय जेड रिमोटली काम करता है एंड फ्रीक्वेंटली पासवर्ड भूलता रहता था, तो हो सकता है कि उसने भी किया हो।
क्लू ये है, all attempts were made exactly at 3 a.m. Indian Standard Time. ये तो सिंपल है, तो यूएस में था वो पर्सन, बिकॉज हाँ टाइमिंग्स ही डिफरेंट चलते हैं। बच्चों वाले केसेस दिए नमन भाई को। वेल सेड, एब्सोल्युटली। एम्प्लॉय एक्स जो ऑन लीव अब्रॉड था और वो वहां के यूएस टाइम पे कर रहा था, इसलिए 3 a.m. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आया। वेल डन जैन साहब। ओके, मिसिंग हार्ड ड्राइव एट द स्टार्टअप ऑफिस। अ टेक स्टार्टअप्स encrypted hard drive goes missing overnight. Only 3 people have stayed late. A. राघव जो कि डेवलपर है, शांत है, overworked है, applied for a raise last week only. 2. मीरा जो कि HR में काम करती है, कहती है कि वो जल्दी निकल गई थी क्योंकि उनके बेटे का बर्थडे है, पर बाद में पता चलता है उसके बेटे का बर्थडे उस दिन नहीं था। 3. समीर एक यंग इंटर्न है, नया, ईगर, एंड उसने ऑफर किया था कि मैं आज रात लेट तक रुक के काम करके ऑफिस बंद करके चला जाऊंगा। सीसीटीवी आउटसाइड द मेन डोर वाज मिस्टीरियसली अनप्लग्ड। क्लू ये है, सर्वर रूम का एसी वाज लेफ्ट रनिंग। सिर्फ डेवलपर्स को पता होता है कि ये सिस्टम की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। हु डिड इट? व्हाट आई थिंक इज कि मोटिव डिपेंडेंट होता है इसमें, कि मोटिव किसका क्या है, राइट? सो इसमें ना इंटर्न का मोटिव हो सकता है कि दैट इज अ प्लांट बाय अ बिजनेस कॉम्पिटिटर, बिकॉज नया नया आया था वो कंपनी में और उसको जल्दी से डाटा चाहिए था और उसने चोरी कर ली। ठीक है, डेवलपर का मोटिव हो सकता है कि वो जो है उसको अपना रेस चाहिए था सैलरी का, उसने सोचा कि रेस नहीं देगा तो उसे डाटा लेके भाग जाऊंगा, रेस क्या देगा, पैसे भी देगा अलग से। बिल्कुल, राइट। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट विद द सेकंड वन, बिकॉज अनप्लगिंग द सीसीटीवी आल्सो शोज प्लानिंग। इट वाज द डेवलपर हु डिड द एंटायर थिंग। वेल डन अगेन नमन भाई। एक रियल लाइफ डिटेक्टिव को एक रियल लाइफ डिटेक्टिव से मिलकर बहुत आनंद आया, एंड यू आर अ बंडल ऑफ स्टोरीज एंड यू टेल योर स्टोरीज सो well. 28 years you've spent as being the private investigator, and clearly I think हम सब डिटेक्टिव्स की अगर एक जमात बैठती तो आप जरूर एक ऊंचाई पर बैठते। बहुत बहुत शुक्रिया व्हाट्सएप मंत्रा पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। Thanks a lot, Mantra. You're welcome. Thank you very much. Well done, guys. Well done.